Assalamualaikum everyone. So here I am Dr. Shahriyar and today we'll be discussing the recalls of November attempt जो इस नवंबर के अंदर आ रहे हैं एंड I'll try to be very precise और मैं आपको सिर्फ हाई यील्ड चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो टार्सल टनल सिंड्रोम आपको पता होना चाहिए। टार्सल टनल जैसे आपकी कार्पल टनल आपकी बाजू के अंदर है, टार्सल टनल आपकी लेग के अंदर है, इसके अंदर से टिबियल नर्व गुजरती है। सो टिबियल नर्व कंप्रेस होगी टार्सल टनल सिंड्रोम के अंदर, और टार्सल टनल सिंड्रोम के अंदर अगर टिबियल नर्व होगी तो यू शुड नो व्हाट इज़ द सप्लाई ऑफ द टिबियल नर्व। और टिबियल नर्व किस किस चीज़ को सप्लाई कर रही है। आपकी जो लेग है, नीचे वाली लेग है, उसके दो कंपार्टमेंट्स है। एक सामने वाला हिस्सा है, जो सामने वाला पार्ट आपको नजर आता है। एक शिन जो पीछे वाला हिस्सा है वो आपको पता है। जो पीछे वाला हिस्सा है, शिन वाला हिस्सा है, जहाँ पे गैस्ट्रोगेनिमियस सोलियस प्लांटेरिस मसल आता है, यहाँ पे जो टिबियल नर्व होती है वो सप्लाई कर रही होती है, राइट। और जो आपकी पाँव की नीचे वाली हिस्सा होता है, जो आपके पाँव का सोल होता है, बेसिकली यहाँ पे टिबियल नर्व जाके सेंसरी सप्लाई कर रही होती है। तो इसमें से क्वेश्चन आता है। अब इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन आता है, जो आपका लोअर लिम्ब होता है उसमें लेग से क्वेश्चन आता है, सामने वाला हिस्सा। आपकी जो लेग के सामने वाला हिस्सा है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, गौर से सुनिएगा। आपके लेग के जो सामने है, सामने कौन सी नर्व होती है? कॉमन पेरोनियल नर्व। ये आपकी लेग है, लेग के सामने वाले हिस्से में कॉमन पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है, पीछे वाले हिस्से में लेग के टिबियल नर्व सप्लाई करती है। कॉमन पेरोनियल नर्व की आगे दो ब्रांचेज होती है, दोनों एमसीक्यूज में आती है। एक डीप पेरोनियल, एक सुपरफिशियल पेरोनियल। डीप पेरोनियल सारे उन मसल्स को सप्लाई करती है जो फुट की डोर्सी फ्लेक्शन करवाते हैं एट द एंकल जॉइंट। डोर्सी फ्लेक्सर्स ऑफ द फुट एट द एंकल जॉइंट वो डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है। और उसके अलावा इवर्जन, जो फुट की एंकल की जो इवर्जन होती है, इन्वर्ट होता है पाँव अंदर को मुड़ना, इवर्ट होता है पाँव बाहर को मुड़ना। जो पाँव बाहर को मुड़ता है, लेटरल साइड पे बाहर को मुड़ता है, इवर्जन में सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व करवाती है। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व के जो मसल्स होते हैं। अब सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व किन मसल्स को सप्लाई करती है? वन, आपको पता है फिब्युलैरिस लॉन्गस और फिब्युलैरिस ब्रेविस को। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है। ये 4 से 5 एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो बहुत आते हैं। फिर पूछते हैं कि फुट ड्रॉप हुआ है तो कौन सी नर्व डैमेज हुई होगी। सो इन फुट ड्रॉप कॉमन पेरोनियल नर्व विल बी डैमेज। ये एक एमसीक्यूज क्वेश्चन है। कॉमन पेरोनियल नर्व किस एरिया पे डैमेज होती है? अगर हेड ऑफ फिब्यूला का फ्रैक्चर हो जाए तो यहाँ पे कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज होती है। सो ये 5 से 6 एमसीक्यूज है जो बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछे जाते हैं, राइट। अच्छा, फिर इसके अलावा हम देखते हैं आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा लाइज पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। 3 एमसीक्यूज ड्यूडेनम के रिलेटेड आप लोग को आने चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए, जो ड्यूडेनम का थर्ड पार्ट है, इसके इंटीरियर कोई भी डैमेज होगा तो सुपीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी डैमेज होगी, क्योंकि सुपीरियर मीजेंटेरिक थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के आगे गुजरती है, एंटीरियर। और जो सीपीएसपी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है पोस्टीरियर पार्ट का, राइट, जो पोस्टीरियरली डैमेज हो रहा है। तो थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पोस्टीरियरली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ज़्यादातर ऑप्शन में इंफीरियर वेना केवा का ऑप्शन होता है। अगर इंफीरियर के वेना केवा का ऑप्शन ना हो तो एओटा का ऑप्शन होता है। तो एओटा और इंफीरियर वेना केवा दोनों थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पीछे से गुजर रहे होते हैं। तो ये दोनों एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर अ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आप लोग के पास आता है वो आता है क्रेनियल नर्व के रिलेटेड। क्रेनियल नर्व के रिलेटेड इस बारी जो आया एमसीक्यू जिसके अंदर लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन चल रही थी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एमसीक्यूज आया था कि एक पेशेंट को डिफेक्ट कौन कौन से है। इसमें आप देखें, लेफ्ट हेमिप्लेजिया, आधी साइड बॉडी की काम नहीं कर रही। लेफ्ट होमोनोमस हेमिनोपिया, आधी साइड आंख नहीं देख पा रही। और लेफ्ट हेमी निग्लेक्ट सिंड्रोम है। अब जो हेमी निग्लेक्ट होता है ना, वो पराइटल लोब आपका करता है। आपका अगर पराइटल लोब डैमेज हो जाता है तो हेमी निग्लेक्ट सिंड्रोम होता है, राइट। होमोनोमस हेमिनोपिया जो होता है उसमें पराइटल लोब भी इन्वॉल्व हो सकता है, टेम्पोरल भी हो सकता है। आपका बेसिकली ऑप्टिक ट्रैक्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। और हेमीप्लेजिया के अंदर आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब अगर ये तीनों आएंगे तो आपने पेपर में याद रखना है कि इसमें फ्रंटल लोब की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, पराइटल की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। पेपर में वो इस तरह से ऑप्शन आए थे। उन्होंने राइट प्राइटो फ्रंटल लीजन भी दिया था, उन्होंने सिंपल राइट प्राइटल लीजन भी दिया था। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ राइट प्राइटल को ऑप्शन को टिक कराते हैं। अगर उन्होंने ये तीनों मसले पूछे हों जिसके अंदर उसका बॉडी का हेमीप्लेजिया भी हो रहा है, उसका होमोनोमस हेमिनोपिया भी हो रहा है, उसका निगलेक्ट सिंड्रोम भी हो रहा है, फिर आपने फ्रंटल और ऑक्सपराइटल जोन जो दोनों है वो वाला ऑप्शन को टिक करके आना है, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट है।
जो अगला क्वेश्चन बच्चों को तंग कर रहा है वो है सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक डायमीटर। ये रट्टे वाले क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 2 से 3 पेपर्स के अंदर। सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक डायामीटर कितना होता है बच्चे के हेड का, ये इस साल आ रहा था। इसका 9.5 सेंटीमीटर होता है। ये रटे वाला क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये तब आएगा उस टाइम आप सोच नहीं सकते। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि डायलेशन 10 mm तक होती है, तो 10 सेंटीमीटर तक होती है। तो 9.5 सेंटीमीटर का हेड होगा तो वो बाहर आ पाएगा प्रॉपरली। एक ये एमसीक्यूज। दूसरा, जो एक एमसीक्यूज बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं, वो है माइक्रो प्रोलेक्टिनोमा वर्सेस मैक्रो प्रोलेक्टिनोमा। ये आप लोग अक्सर बच्चे माइक्रो वर्सेस मैक्रो प्रोलेक्टिनोमा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोलेक्टिन कर रहे हैं, क्योंकि बुक के अंदर एसके के अंदर ये लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होता। जो माइक्रो प्रोलेक्टिनोमा होता है वो तब होता है अगर आपका जो एडिनोमा का साइज 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, उससे छोटा होगा तो उसको आप माइक्रो प्रोलेक्टिनोमा कहते हो। अगर 10 mm से बड़ा होगा तो उसको आप मैक्रो प्रोलेक्टिनोमा कहते हो। कभी भी आप प्रोलेक्टिन लेवल की बेसिस पे नहीं करते। तो ये आप लोगों ने गलती नहीं करके आनी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है माइक्रो प्रोलेक्टिनोमा और मैक्रो प्रोलेक्टिनोमा। तो माइक्रो प्रोलेक्टिनोमा पिट्यूटरी ग्लैंड लेस देन 10 मिलीमीटर, मैक्रो ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर, यहाँ पे आता है। फिर उसके अलावा एक जो एमसीक्यूज आ रहा है सब स्केपुलरिस। आपके जो रोटेटर कफ मसल होते हैं, आपके रोटेटर कफ में 4 मसल्स आप लोग पढ़ते हो। एक आप पढ़ते हो सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर, सब स्केपुलरिस। इसमें से 3 मसल होते हैं जिसमें सुप्रास्पाइनेटस आ जाता है, इंफ्रास्पाइनेटस आ जाता है, टीरीज माइनर आ जाता है, जो ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे अटैच होते हैं। चौथा मसल ग्रेटर ट्यूबरकल पे नहीं अटैच होता, वो लेसर ट्यूबरकल पे होता है, उसको कहते हैं सब स्कैपुलरिस। इसका एमसीक्यू आता है कि सब ग्रेटर ट्यूबरकल डैमेज हो गया है, तो कौन से मसल को अफेक्ट नहीं हुआ होगा। इन रोटेटर कफ का जो चौथा मसल है सब स्कैपुलरिस, उसको अफेक्ट नहीं होता और वो मीडियल रोटेशन करवाता है। ये एक एमसीक्यूज आता है इस बारी। एक और जो एमसीक्यूज बहुत कॉमनली आ रहा था, ये इम्परफोरेट हाइमन वाला हेमेटोकोल्पस है। इम्पर साइक्लिक पेन होती है, एक फीमेल है, अभी 12-13 साल की है, उसको साइक्लिक पेन होती है, लेकिन पीरियड्स अभी स्टार्ट नहीं हुए। साइक्लिक पेन है, जब देखा तो बल्ज नज़र आ रहा है, ब्लूइश हाइमन बल्ज। तो ये इम्परफोरेट हाइमन होती है इसके अंदर। इसके अंदर उन्होंने डिफरेंट ऑप्शन दिए होते हैं, तो आप लोगों ने इम्परफोरेट हाइमन वाला लगाना है। दिस इज़ वेरी कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमनली ये एमसीक्यूज आ रहा है, राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर मिडल मेनिंजियल आर्टरी बहुत कॉमन एमसीक्यूज है। दो एमसीक्यूज ना बहुत कॉमन आते हैं आपके ना, हीमाटोमास के रिलेटेड आपने एमसीक्यू सोचने हैं। दो हीमाटोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक्स्ट्रा ड्यूरल, एक सब ड्यूरल। देयर टू हीमाटोमास, वन इज एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा, द अदर इज सब ड्यूरल हीमाटोमा। एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा में कौन सी वेसल इन्वॉल्व होती है, दिस इज एमसीक्यूज। मिडल मेनिंजियल। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ आप लोग इन्वॉल्व हो जाओ, इंस्टेड के मैं सिर्फ बताई जाऊँ हाई यील्ड। आप लोग जल्दी जल्दी लिखते जाओ, मुझे बताएं कि सब ड्यूरल हीमाटोमा हो गया बंदे को, उसमें कौन सी वेसल डैमेज होती है। टेल मी, आप लोग चैट सेक्शन में खुद बताएं ताकि आप लोग की रिवीजन हो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। सब ड्यूरल हीमाटोमा के अंदर ब्रिजिंग वेन्स, वेरी गुड। इनका एक और नाम है जो कि एमसीक्यूज क्वेश्चन में आता है, सुपीरियर, कुछ इस तरह का नाम होगा, क्या होता है। ब्रीदिंग वेन्स के साथ साथ भी आ सकता है, उसके अलावा सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स ये भी आ सकता है। सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स अक्सर एमसीक्यूज के ऑप्शन में होता है, तो आप लोग को नहीं पता होता, पहली चीज़ होगी। अच्छा, दूसरा ये आ जाता है, आप लोग को हमने पढ़ा मिडल मेनिंजियल वेसल्स, मुझे बताएं, ये एक एमसीक्यूज आया था, मिडल मेनिंजियल वेसल किस फोरामेन से पास होती है। मिडल मेनिंजियल वेसल्स किस फोरामेन से पास होती है, ये इस बार एमसीक्यूज आया था। वेरी गुड, फोरामेन स्पाइनोजम से। फिर एक और एमसीक्यूज इसी में से आया था कि फोरामेन स्पाइनोजम से तो पास होती है, लेकिन ये सप्लाई किस चीज़ को करती है। सप्लाई सप्लाई किसको करती है, मिडल मेनिंजियल वेसल सप्लाई विच पार्ट, किस चीज़ को सप्लाई करती है हेड के अंदर। जो मेनिंजियल ब्रांचेज होती है, मेनिंजियल जो स्पाइनोजम से पास होती है, उसका स्कल, उसका आंसर था स्कल।
स्कल को, जो ब्रांचेस स्पाइनोजम से पास करती है वो स्कल को सप्लाई करती है। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन इस बार ही आया है। तो ये वो एमसीक्यूज है जो इस बार ही आया है। फिर मुझे बताएं, हिपोकैम्पस है बंदे का, उसका बाइलेटरल हिपोकैम्पस डैमेज हो गया है, हिपोकैम्पस पूरा डैमेज हो गया है, तो क्या सिम्टम आएंगे, क्या इशू होगा? हिपोकैम्पस खत्म। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत को नहीं पता होता। इसमें वेरी गुड, एमनीजिया हो जाएगा पेशेंट को। इन उन्होंने ऑप्शन में तीन तरह के डिफरेंट ऑप्शन थे जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हो। एक उन्होंने एमनीजिया दिया हुआ था, एक उन्होंने कहा था वर्किंग मेमोरी खत्म हो जाएगी, एक उन्होंने कहा था स्किल मेमोरी खत्म हो जाएगी। तो एमनीजिया वाला आंसर है राइट, तो याद रखना एमनीजिया हो जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं एओर्टिक डाइसेक्शन। मुझे बताएं कि आपको चेस्ट एक्सरे में क्या फाइंडिंग मिलेगी जो कि एओर्टिक डाइसेक्शन को शो करती है? ये एमसीक्यूज आया था। चेस्ट एक्सरे में क्या फाइंडिंग है जो कि एओर्टिक डाइसेक्शन को शो करती है? वेरी गुड, वाइडनिंग ऑफ मेडिएस्टिनम, वाइडनिंग ऑफ मेडिएस्टिनम, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है राइट। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एक बंदा है, उसके क्रिकोइड कार्टिलेज है, यहाँ पे किसी ने चाकू मार दिया, क्रिकोइड कार्टिलेज। तो मुझे बताएं कि क्रिकोइड कार्टिलेज किस सर्वाइकल लेवल पे होती है, किस उस लेवल पे होती है, वर्टेब्रल लेवल, क्या वर्टेब्रल लेवल होता है क्रिकोइड कार्टिलेज का? वेरी गुड, C6 होता है। फिर एमसीक्यूज आया था कि C6 लेवल पे क्या चीज, कौन सा स्ट्रक्चर शुरू होता है, C6 लेवल पे कौन सा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है? तो ये याद रखना है कि C6 लेवल पे आपकी एसोफेगस स्टार्ट होती है, फेरेंक्स से एसोफेगस बनती है राइट। तो ये आप लोग के पास रहता है। एक एमसीक्यू जो बहुत बच्चे एस के वाले में है और गलत कर रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक एमसीक्यू आ रहा है, मल्टीपल पेपर्स के अंदर आया है कि एक बंदा है, उसके एब्डोमेन पे एक इंसिजन लगा हुआ है, एक इंसिजन, एक कट लगा हुआ था। वो कट भर गया, अब वो आया है एब्डोमिनल पेन के साथ, और स्पेसिफिक जहाँ इंसिजन साइट है ना, वहाँ पे एक मैस है, वहाँ पे टेंडरनेस है, रेडनेस है, और ऑब्स्ट्रक्शन के सारे साइंस बताएंगे कि वॉमिटिंग भी हो रही है और उसको स्टूल भी पास नहीं हो रहा है, एब्डोमेन डिस्टेंड भी हो रहा है। यानी एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के सारे साइन बताएंगे। एक्सरे के ऊपर एयर फ्लूइड लेवल जो ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर होते हैं वो भी आ रहे हैं। लेकिन ऑप्शन में ना दोनों होंगे। और ना टीएलसी काउंट भी बताएंगे, टीएलसी काउंट 20,000 है, टीएलसी काउंट 20,000 है। ऑप्शन दोनों है। मुझे बताएं कि ये जो सारी पिक्चर है, ये एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की है या स्ट्रेंगुलेटेड इंसीजनल हर्निया की है? ये जो सारी पिक्चर मैंने आपको बताई है, ये किसकी है? याद रखिएगा, ये स्ट्रेंगुलेशन की है, जबकि एसके के अंदर ये एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन लिखा हुआ है। क्यों एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, मैं बता देता हूँ। एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में टीएलसी काउंट ज़्यादा नहीं होता, होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। मैंने 20,000 टीएलसी काउंट बताया है। स्ट्रेंगुलेशन में क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि स्ट्रेंगुलेशन के अंदर ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। हर्निया देखें, हर्निया को अगर आप आसानी से करें ना, तीन तरह से आप देखते हो। एक होता है रिड्यूसेबल हर्निया, हर्निया बाहर आ रहा है, हर्निया वापस जा रहा है। एक होता है इनकार्सिनेटेड हर्निया, हर्निया अंदर जा रहा है, हर्निया की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स तो आ रहे हैं, लेकिन हर्निया की वजह से ब्लड सप्लाई अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, ब्लड सप्लाई बिल्कुल सही है। एक होता है स्ट्रेंगुलेटेड, अब ब्लड सप्लाई भी खत्म हो गया, अब ऑब्स्ट्रक्शन भी है, साथ ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज। तो ये होता है स्ट्रेंगुलेटेड। और जब भी स्ट्रेंगुलेशन हो जाएगी तो याद रखना टीएलसी काउंट ज़्यादा होने लग जाएगा, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, वहाँ पे गैंग्रीन शुरू होगी, वहाँ पे टीएलसी काउंट ज़्यादा होगा। एमसीक्यूज 3 से 4 पेपर में है और सब इसका आंसर एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन लगा रहे हैं, तो वो एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये याद रखना है। अच्छा, अब आ जाते हैं दो बड़े इंपॉर्टेंट मसल्स हैं हैंड के, जहाँ से एमसीक्यूज आ रहे हैं। एक आता है कि अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस ये होता है जो आपका एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का इधर मसल होता है, अबडक्टर पॉलिसिस मसल। इसकी नर्व सप्लाई बताएं, अबडक्टर, अबडक्ट, पॉलिसिस लॉन्गस, इसकी नर्व सप्लाई बहुत पूछी जाती है और जो बहुत गलत करके आते हैं। अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, आपने जो जो पूछी जाती है सिर्फ वो याद रखें, बाकी मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा मसल से याद नहीं रहते।
अबडक्टर पॉलिसिस मसल को रेडियल नर्व सप्लाई करती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज एमसीक्यूज क्वेश्चन। और दूसरा, आपको पता है कि इस साइड पे जो थिनार है यहाँ पे मेडियन नर्व सप्लाई करती है, तो मेडियन नर्व का एमसीक्यूज मुश्किल है, गया है थिनार मसल में। इधर एक मसल जो वो पूछते हैं, अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, अडक्टर पॉलिसिस जो अडक्ट करता है, अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस की नर्व सप्लाई क्या, ये एमसीक्यूज आता है। वेरी गुड, अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस की अल्नर नाव है। और फिंगर के मसल्स को, जो ये फिंगर आपके फिंगर्स है, सिर्फ फिंगर्स के सारे मसल्स को कौन सप्लाई करती है, कौन सी नर्व? फिंगर के एक्सटेंसर को भी, फ्लेक्सर्स को भी, जो ये इंट्रोशियाए आपके होते हैं बेसिकली, इंट्रोशियाए मसल, डोर्सल इंट्रोशियाए, पाल्मल इंट्रोशियाए, वेरी गुड। डोर्सल इंट्रोशियाए, पाल्मल इंट्रोशियाए, इनको अल्नर नर्व सप्लाई करती है। ये है ना, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा होता है, लेकिन इस तरह के यही क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, फिर सेरेटस इंटीरियर इनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए सेरेटस इंटीरियर की नर्व सप्लाई क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आए थे रेडियो के पेपर में, 3 क्वेश्चन एक ही नर्व सप्लाई का, एक ही पेपर में। सेरेटस इंटीरियर की क्या नर्व सप्लाई है, आप लोग खुद बताएं। लॉन्ग थोरेसिक नर्व, हर पेपर में ये आ जाता है कम से कम। और दूसरी वो पूछते हैं अक्सर पेपर में, लेटिस्मस डोर्साई की नर्व सप्लाई क्या है। लेटिस्मस डोर्साई की भी बहुत पसंद है, लेकिन इस बारी वो थोड़ा डिफरेंट करके आया था। सबको पता है कि उसकी नर्व सप्लाई है थोरैकोडोर्सल, लेकिन इस बार एमसीक्यूज आया था कि ब्रेकियल प्लेक्सिस में किस पार्ट से ब्रेकियल प्लेक्सिस के ये नर्व निकलती है, दिस इज द एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो यहाँ पे आके फंस जाता है बंदा, बंदा कहता है कि यार सब कुछ पढ़ा था, ये तो नहीं करके गया था। किस पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से निकलती है थोरैकोडोर्सल नर्व? तो बेसिकली थोरैकोडोर्सल नर्व पोस्टीरियर कॉर्ड से निकलती है, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। इनको जेन में बैठा लें, ये रिकॉल्स वाले क्वेश्चन है। आप लोगों को आई सपोज के इस टाइम सब कुछ आता है, मैं सिर्फ रिकॉल्स बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी डिटेल में तो फिर ये पूरे पूरे हैं। कार्बंकल बहुत आता है, आप लोगों को पता है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना डिफरेंट अंदाज में आता है। अगर वो कहते हैं कि लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक की इंजरी हो गई है या परफोरेशन हो गई है, तो कौन सी वेसल डैमेज होगी? ये एक एमसीक्यू आता है कि लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक की डैमेज हुई है। मुझे बताएं, लेसर कर्वेचर होगा तो कौन सी वेसल आप लगा के आएंगे? ये डिफरेंट पेपर्स के एनेटमी के एमसीक्यूज मैंने निकाले हैं। लेफ्ट गैस्ट्रिक। और पोस्टीरियर टू स्टमक, कौन से वो पूछते हैं? पोस्टीरियर टू स्टमक, स्प्लेनिक आर्टरी। तो ये दो एमसीक्यूज क्वेश्चन आ गए। ओके, तो ये बहुत कॉमन आता है। अब क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व बहुत कॉमन है। आपको मैं क्रेनियल नर्व बड़े सिंपल वे में बताने लगा हूँ। आपने क्रेनियल नर्व के इस तरह से एमसीक्यूज बस याद रखने हैं। आपके पास 12 क्रेनियल नर्व है, उनके नाम तो आपको खुद आने चाहिए। ये आपकी ब्रेन स्टेम होती है, ब्रेन स्टेम के अंदर सबसे ऊपर आपको मिड ब्रेन मिलेगा, मिड ब्रेन के बाद पोन्स मिलेगा, पोन्स के बाद मडला मिलेगा। मिड ब्रेन में क्रेनियल 3 4 होती है, 2 क्रेनियल नर्व्स इधर आ गई, क्रेनियल 3 और 4। फिर क्रेनियल 5 6 7 8 उसके बाद आ गई। और मिडला के अंदर क्रेनियल नर्व नंबर 9 10 11 12 भी आ गई। वन बाय वन किस में से क्या एमसीक्यूज, ऑप्टिक नर्व से क्या एमसीक्यूज होते हैं? क्रेनियल नर्व नंबर 2, ऑप्टिक नर्व, क्या क्या एमसीक्यूज आते हैं ऑप्टिक नर्व से? एक एमसीक्यूज जो बहुत कॉमनली आता है, होमोनोमस हेमिनोपिया हो गया, होमोनोमस हेमिनोपिया हो गया। याद रखें, अगर राइट साइड का डैमेज है तो लेफ्ट साइड का होमोनोमस हेमिनोपिया, अगर लेफ्ट साइड का डैमेज है तो राइट साइड का होमोनोमस हेमिनोपिया। एक एमसीक्यू। दूसरा एमसीक्यूज ऑप्टिक नर्व से जो आता है, ऑप्टिक क्याज्मा का डैमेज हो गया। ऑप्टिक क्याज्मा का डैमेज तो आप सबने बचपन से पढ़ा हुआ है। क्या होता है ऑप्टिक क्याज्मा के डैमेज से? व्हाट हैपन व्हेन ऑप्टिक क्याज्मा डैमेज अकर्स? बाइट ऑफ टेम्पोरल हेमिनोपिया। ये दूसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन जो ऑप्टिक नर्व से आता है, तीसरा क्वेश्चन, अगर आपका कौन सा रिफ्लेक्स है जो कि अगर आपका ऑक्सीपिटल लोब डैमेज होता है तो खत्म हो जाएगा? अब ये आप लोगों ने बताना है।
कौन सा रिफ्लेक्स है जो अगर ऑक्सीपिटल लोब डैमेज हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा? डायरेक्ट रिफ्लेक्स, कंसेंशुअल रिफ्लेक्स, या अकोमोडेशन रिफ्लेक्स? इन तीन में से कौन सा रिफ्लेक्स है? ये एमसीक्यू आता है, ये अक्सर को नहीं आता होता। वेरी गुड, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। क्योंकि अकोमोडेशन रिफ्लेक्स ना आपके ये इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होती है आपके ऑक्सीपिटल लॉब की होती है, तो ये खत्म हो जाता है। तो ये याद रखना है। ये तीसरा एमसीक्यू है। चौथा एमसीक्यू, ऑक्सीपिटल लॉब की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हुई है तो किस तरह का आप मतलब किस चीज़ की स्पेयरिंग होगी? मैकुलर स्पेयरिंग होती है। ये 4 से 5 ऑप्टिक नर्व के एमसीक्यूज आ गए। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब आ जाते हैं थर्ड क्रेनियल नर्व, ओक्यूलोमोटर नर्व। ओक्यूलोमोटर नर्व किस जगह से निकलती है? पहला एमसीक्यू ये आता है, बताइए किस जगह से निकलती है, आप लोग खुद बताएं। ब्रेन स्टेम के किस जगह से निकलती है? ये एमसीक्यू आया था। मिड ब्रेन से, वेरी गुड, मिड ब्रेन से निकलेगी। फिर मुझे बताएं कि ऑक्सीपिटल नर्व जो है वो कवर्नेस साइनस से गुजरती है कि नहीं गुजरती? ऑक्सीपिटल सॉरी, ऑक्सीपिटल नर्व मैं बोल दिया, ओक्यूलोमोटर नर्व कवर्नेस साइनस से गुजरती है कि नहीं गुजरती? गुजरती है। ओक्यूलोमोटर नर्व पास थ्रू द कवर्नेस साइनस। कवर्नेस साइनस से गुजरती है। कौन कौन सी कवर्नेस साइनस से गुजरती है? 3, 4, 6, V1, V2। सही हो गया। फिर कवर्नेस से गुजर के कौन से फिगर से गुजरती है? ये एमसीक्यू आता है। वेरी गुड, सुपीरियर ऑर्बिटल फिगर से गुजरती है। ये 3 4 एमसीक्यूज है जो ओकुलोमोटर नर्व के आते हैं। फिर कौन सी आर्टरी का एन्यूरिज्म होता है तो ओकुलोमोटर नर्व डैमेज होती है? ये चौथा एमसीक्यूज आता है जो बहुत कॉमनली आता है। कौन सी आर्टरी का एन्यूरिज्म होता है तो आपका ओकुलोमोटर नर्व डैमेज होती है? दिस इज द फोर्थ एमसीक्यूज जो क्रेनियल नर्व का बहुत कॉमनली पूछा जाता है। विच आर्टरी एन्यूरिज्म कैन कॉज ओकुलोमोटर डैमेज? नो, ये तो बड़ा कॉमन आता है, ये तो बड़ी बारी आया हुआ है सीपीएसपी में। ये किसी को नहीं पता? ये तो बहुत ज़्यादा बारी आया हुआ है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का एन्यूरिज्म हो जाए तो ओकुलोमोटर नर्व डैमेज होती है। राइट, तो ये याद रखना है, ये आया हुआ है बहुत बारी। ओके, तो ये एक एमसीक्यूज आया हुआ है। फिर ओकुलोमोटर नर्व एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स को सप्लाई करती है, ये एमसीक्यूज आपको पता होना चाहिए। ये हो गया थर्ड नर्व के रिलेटेड एमसीक्यूज। फिर आ जाता है फोर्थ नर्व। फोर्थ नर्व होगी आपकी ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व किस मसल को सप्लाई करती है? फोर्थ नर्व, हेलो, सबको वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रही है या बाकियों को क्लियर आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दें। SO4, सीढ़ियों से एक बंदे ने नीचे जा रहा है तो कौन सी नर्व डैमेज हुई होगी जिसकी वजह से वो प्रॉपरली देख नहीं पा रहा होगा? ये एमसीक्यू आता है। एक बंदा सीढ़ियों से नीचे जा रहा है, कौन सी नर्व डैमेज हुई होगी? ऑक्लोमोट जो हम पढ़ रहे हैं वही डैमेज हुई होगी, ट्रोक्लियर नर्व। SO4, SO4 से याद रखना, सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है आपकी ट्रोक्लियर नर्व, जो कि नीचे इंफीरियरली देखने में हेल्प आउट करती है। तो याद रखना है कि ये एमसीक्यूज आता है। ओके, ओकुलोमोटर नर्व का ये एमसी सॉरी ट्रोक्लियर नर्व का ये एमसीक्यूज आता है कि एक बंदा सीढ़ियों से नीचे जा रहा है तो उसको प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा कौन सी नर्व डैमेज आई। दिस इज अ वेरी कॉमन एमसीक्यू। अच्छा, एक और एमसीक्यू आता है कि इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का एन्यूरिज्म हो गया है। इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का एन्यूरिज्म हो गया है तो फिर पेशेंट को क्या इशू आ रहा होगा या वो एन्यूरिज्म किस चीज़ को कंप्रेस कर रहा होगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पूछा जाता है। मैं एनेटमी का भी सिर्फ मुश्किल मुश्किल बता रहा हूँ। इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का एन्यूरिज्म ऑप्टिक कियाज्मा को डैमेज करता है। दो एन्यूरिज्म एमसीक्यूज में आते हैं, बल्कि तीन एन्यूरिज्म एमसीक्यूज में आते हैं। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का एन्यूरिज्म ऑप्टिक कियाज्मा को डैमेज करेगा, बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया होगा।
पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का एन्यूरिज्म ओकुलोमोटर नर्व को डैमेज करेगा तो ओकुलोमोटर नर्व के मसले होंगे। बेरी एन्यूरिज्म की एसोसिएशन अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के साथ होती है, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है, इस बार ही आया हुआ। अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में बेरी एन्यूरिज्म का खतरा होता है, राइट। बेरी एन्यूरिज्म लीड टू सब एरेकनोइड हेमरेज। सब एरेकनोइड हेमरेज में थंडर क्लैप हेडेक होता है कि एकदम से सडन हेडेक होता है कि दिस इज द वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, राइट। आई होप ये 4-5 एमसीक्यू जो इसके साथ है वो मैंने बता दिया। जीसीएस, जीसीएस का आपने पढ़ लेना। जीसीएस, जीसीएस में इस बार भी क्वेश्चन आया था, अभी तक जो क्वेश्चन आया उसमें 7/15 का जीसीएस ही मिला है। आंखें नहीं खोल रहा, तो ये वाला आप लोगों को बताना चाहिए। ओके। ओके। सो कोरिया, पेशेंट को कोरिया है, हंटिंगटन डिजीज में कौन सा न्यूक्लियस डैमेज होगा? कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये बहुत एमसीक्यूज आया, हर डेली एक पेपर में ये एमसीक्यूज आ रहा है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कॉर्डेट न्यूक्लियस डैमेज हंटिंगटन डिजीज वाला। ओके। लैम्बार्ट ईटन, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। लैम्बार्ट ईटन, मुझे बताएं लैम्बार्ट ईटन में क्या क्या फीचर्स वो अक्सर देंगे? डिप्लोपिया होता है कि नहीं होता, मुझे बताएं लैम्बार्ट ईटन में डिप्लोपिया होता है कि नहीं होता? लैम्बार्ट ईटन बहुत आ रहा है, ये याद रखना है कि डिप्लोपिया नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसमें टॉसिस नहीं हो रहा होता। ठीक है। लैम्बार्ट ईटन में क्या होता है, ये प्रोक्सिमल मसल, ऊपर वाले मसल जो है वो खराब हो रहे होते हैं, थाई, ये इसकी वीकनेस हो रही होती है, तो बंदे से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएगी क्योंकि प्रोक्सिमल मसल काम नहीं कर रहे, राइट। लिम्बार्ट ईटन इज दिस। लिम्बार्ट ईटन में क्या होता है, प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है, प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स। तो दिस इज कॉमनली आस्क्ड। मायस्थीनिया ग्रेविस कम आ रहा है, लिम्बार्ट ईटन ज्यादा है। मायस्थीनिया ग्रेविस का इस बारी क्या एमसीक्यूज आ रहे हैं? मुझे बताएं कौन सी ड्रग दोगे टू डिटेक्ट दैट दिस पेशेंट इज हैविंग मायस्थीनिया ग्रेविस और नॉट, ये एमसीक्यूज आ रहे हैं, बताएं कौन सी ड्रग दोगे मायस्थीनिया ग्रेविस को ढूंढने के लिए? दिस इज द एमसीक्यू जो कि पूछा जा रहा है। वेरी गुड, एड्रोफोनियम देते हो। ओके, एड्रोफोनियम, राइट, दिस इज एमसीक्यू जो आ रहा है। अच्छा, ये एमसीक्यू आता है। अच्छा, फिर एक और एमसीक्यू जो हार्मोन में आ रहा है, वो आ रहा है कि जो हेयर कलर है, हमारा जो हेयर का कलर है, ये स्टेंसिलॉन टेस्ट भी आ जाता है एमसीक्यू में, हेयर का कलर है वो टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करता है या नहीं करता है जो हेयर कलर है? ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है। वो इस तरह से पूछते हैं एमसीक्यूज, इस तरह से आता है कि पेशेंट की हेयर के कौन कौन से फीचर्स, कौन सा फीचर टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड नहीं करता? तो हेयर पिगमेंटेशन डिपेंड नहीं करता, बाकी वो हेयर स्ट्रेंथ देंगे, हेयर का साइज देंगे, ये सारे टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट है। क्या टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट नहीं है? हेयर की पिगमेंटेशन डिपेंडेंट नहीं है। तो ये एमसीक्यूज इस तरह से आ जाता है। नेक्रोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेनुलोमेटस और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, एक तो इनका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ग्रेनुलोमेटस के अंदर एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं, जाइंट सेल्स होते हैं, और जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है उसके अंदर आपको लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, इस तरह के सारी चीज़ें मिलेंगी, फाइब्रोसिस भी मिल सकता है। एपिथेलॉइड सेल्स उसमें नहीं होते। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में ही ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन आ जाती है, लेकिन आपको पता है सीपीएसपी बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं होता। तो ये आपने इन ऑप्शंस को देखते हुए आंसर लगाना है कि अगर एपिथेलॉइड सेल्स का जिक्र नहीं है, जाइंट सेल्स का, जाइंट मैक्रोफेजेस का जिक्र नहीं है, तो फिर आपने उसको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की कैटेगरी में लगा के आना। ओके। फिर डिफरेंट पेपर्स के अंदर जो आ रहा है, अपेंडिसाइटिस, ये आ रहा है आजकल। मुझे बताएं कि अपेंडिसाइटिस में कौन से सेल्स एलिवेटेड होते हैं, ये एमसीक्यूज आ रहा है। अपेंडिसाइटिस के 2-3 एमसीक्यूज आ रहे हैं, एक उनमें से ये आ रहा है कि कौन से सेल्स अपेंडिसाइटिस में एलिवेटेड होते हैं, न्यूट्रोफिल्स। और दूसरा एमसीक्यू जो अपेंडिसाइटिस के आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक बंदा है, उसके राइट आइलिक फोसा में पेन है, उसका लेफ्ट आइलिक फोसा हम दबाएं अगर, तो उसको तब भी राइट आइलिक फोसा में पेन हो रही है, तो इस साइन को क्या कहते हैं? ये एमसीक्यूज आ रहा है। वेरी गुड, रोविजिंग साइन कहते हैं। क्या साइन कहते हैं? रोविजिंग साइन। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये दो एमसीक्यूज अपेंडिसाइटिस के आ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस।
इसके एमसीक्यूज आते हैं। मुझे बताएं ब्रेन की नेक्रोसिस कौन से टाइप की होती है, ये एमसीक्यूज आता है। ब्रेन की नेक्रोसिस कौन से टाइप की होती है? लिक्विफेक्टिव, तो ये याद रखना है। जो आपके बाकी सॉलिड ऑर्गन्स है ना, उसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस है। जो एमसीक्यूज वो पूछते हैं कि कौन सी ऐसी नेक्रोसिस है जिसके मार्जिन प्रिजर्व्ड है, सेंटर नेक्रोटिक है। सेंटर डैमेज है और मार्जिन प्रिजर्व्ड है। मार्जिन आपके प्रिजर्व कोगुलेटिव के अंदर रहते हैं। फिर जनरल पैथोलॉजी में ये एमसीक्यूज भी आता है कि आपका एक वूंड है, वूंड बंद करना है, तो कौन से सेल्स उसको बंद करते हैं? कौन से सेल्स बंद करते हैं उसको खींच के? मायोफाइब्रोब्लास्ट, बंद बंद। मायोफाइब्रोब्लास्ट में स्मूथ मसल्स भी होते हैं, और फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स है वो, ये ऐसे है ना, वो चीज़ों को ऐसे बंद कर देंगे खींच के। राइट। तो ये एमसीक्यूज आता है। फिर इसमें से और इस बारी क्या एमसीक्यूज आया हुआ है? हाँ, अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में से एक एमसी, रिवर्सिबल डैमेज और इरिवर्सिबल डैमेज, इनमें से एक एमसीक्यूज आता है। रिवर्सिबल डैमेज और इरिवर्सिबल डैमेज, इनमें से एक एमसीक्यूज तो लाजमी आता है, दोनों में से एक एक। इरिवर्सिबल डैमेज की आपने, आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर पिकनोसिस वगैरह हो जाएगा तो कौन सा डैमेज होता है? न्यूक्लियर पिकनोसिस होगा तो कौन सा डैमेज है? इरिवर्सिबल। सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो कौन सा डैमेज है? सेल मेम्ब्रेन अगर डैमेज हो जाए फिर भी रिवर्सिबल है। अगर लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी फिर कौन सा है? अगर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी फिर भी इरिवर्सिबल है। तो ये एमसीक्यूज आता है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइसोसोमल सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, सारे एंजाइम्स बाहर आएंगे और वो इरिवर्सिबल करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस बड़ा कॉमन एमसीक्यूज, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्पेक्ट्रिन होता है कि एनकाइरिन होता है, क्या होता है? मुझे बताएं, आप लोग बताएं। स्पेक्ट्रिन खराब होता है हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस में कि एनकाइरिन होता है? तो ये स्पेक्ट्रिन होता है, आप लोगों ने स्पेक्ट्रिन ही लगा के आना है। सही हो गया। फिर हाँ, हाइड्रोपिक चेंजेस, सेल की जो स्वेलिंग होती है इनिशियली, वो रिवर्सेबल होती है कि इरिवर्सेबल होती है? सेल की स्वेलिंग, दिस इज रिवर्सिबल। ये हर पेपर में मैं तो देखता हूँ कि हर पेपर में ये आ रहा है। अच्छा, तो ये हर पेपर में आ जाता है। एक्सुडेट और ट्रांसुडेट, एक बंदा है, वो गिरा है, उसकी कोनी लगी है, अब उसकी कोनी में सूजन आ गई है। मुझे बताएं कि जो ये सूजन आई है वो किस वजह से आई है? चार ऑप्शंस देता हूँ आपको। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, प्रोटीन्स की वजह से, फैट की वजह से, कार्बोहाइड्रेट की वजह से। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो आया हुआ है। जो इनिशियली ये होता है ना, आम आपकी लगी है और एडीमा हो गया है, मोस्टली ये एडीमा है, इसमें प्रोटीन नहीं आई होती, इसमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सही हो गया, प्रोटीन नहीं होती इसमें। जो एक्सुडेट होता है, एक्सुडेटिव इश्यूज होते हैं, उसमें दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो गए, जो आते हैं ऑप्शंस में आते हैं। मुझे बताएं, व्हाट इज द फीचर ऑफ एक्सुडेट, एक्सुडेटिव स्वेलिंग? व्हाट इज द फीचर? दो ऑप्शन दूंगा, उनमें से एक बताना है। डेड बैक्टीरियाज, एक ये ऑप्शन है। दूसरा है इन्फ्लेमेटरी सेल, इन्फ्लेमेटरी सेल, ये ऑप्शन है। मुझे बताएं इन दो में से कौन सा होगा? वेरी गुड, इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, डेड बैक्टीरिया इज नॉट द रिक्वायरमेंट। तो ये जनरल पैथोलॉजी में से बड़ा आ रहा है। अच्छा, फिर एक ये आ रहा है, नहीं नहीं, डेड बैक्टीरिया देखिए ना, एक्सुडेटिव स्वेलिंग जरूरी नहीं है कि उसमें डेड बैक्टीरियाज होंगे। देखें, जो एक्सुडेटिव स्वेलिंग है वो ऑटोनॉमिक भी हो सकती है, ऑटोनॉमिक की वजह से भी होगी, उसमें तो बैक्टीरिया नहीं होंगे ना। यस, डेड बैक्टीरिया पस के तौर पे ही कह देते हैं, तो वो उसमें नहीं होंगे, ऑटोनॉमिक कॉजेज के अंदर नहीं होते। सो ऑटोनॉमिक भी एक्सुडेटिव स्वेलिंग करवा सकते हैं। इसलिए ये याद रखना है कि इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग उसका करेक्टरिस्टिक है, ये एमसीक्यूज आया हुआ है। अच्छा, फिर इस बारी एमसीक्यूज में ब्रेस्ट कार्सिनोमा के रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ब्रेस्ट कार्सिनोमा के बारे में आपको, फाइब्रोएडिनोमा, आपको पता होना चाहिए कि 40 साल से अगर यंग है
तो आप क्या देते हो? क्या करते हो, मेमोग्राफी करते हो कि अल्ट्रासाउंड करते हो अगर 40 साल से यंग है? फिर अल्ट्रासाउंड करते हो अगर 40 साल से ऊपर है, तो फिर आप मेमोग्राफी करते हो। तो एक तो ये आपको पॉइंट आना चाहिए। फिर ब्रेस्ट कार्सिनोमा में आपको एक और चीज़ इनकी इम्पोर्टेंट थी, वो थी, हाँ, वो पूछते हैं कि किस कैंसर के अंदर एंटी हॉर्मोनल थेरेपी का रोल काफ़ी ज़्यादा है, किस कैंसर के अंदर? तो वो भी ब्रेस्ट कार्सिनोमा है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्रेस्ट में यही आती है, सबसे ज़्यादा ये आती है कि आपके पास एक लंप मिला है, और उस लंप के बाद क्या किया जाए? तो पहले आप या तो मेमोग्राफी कराओगे या अल्ट्रासाउंड करोगे। अगर 40 ईयर से यंग है तो अल्ट्रासाउंड, अगर 40 से ज़्यादा मेमोग्राफी। क्योंकि आपको एक लंप मिला है ना, आपको नहीं पता कि अंदर और कोई लंप पड़ा हुआ है कि नहीं। आप सबसे पहले तो यही देखोगे ना, मेमोग्राफी करवा के अल्ट्रासाउंड करके, कि और कहीं है कुछ कि नहीं है। जब आप वो करवाओगे तो आपको ब्रॉडर इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके बाद आप बायोप्सी और उसकी तरफ जाओगे। ओके। पोस्ट स्प्लीनेक्टमी सेप्सिस, हाँ, ये बड़ा आता है। मुझे बताएं कि कौन सा था, अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल, अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल, इसके अंदर कौन सा रिफ्लेक्स नहीं होता? ये एमसीक्यू आता है, अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल, इसमें कौन सा रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है? लाइट के अकोमोडेशन। अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल के अंदर लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है, लाइट रिफ्लेक्स। और लाइट रिफ्लेक्स क्यों एब्सेंट होता है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्या डैमेज होता है तो लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है? दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन। नो। प्री टेक्टल न्यूक्लियस डैमेज होता है, जिसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है। प्री टेक्टल न्यूक्लियस के डैमेज होने की वजह से ये एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। सही हो गया। फिर आपके उसमें से बड़े एमसीक्यूज आते हैं प्रोस्टेट से। मुझे बताएं कि जो बीपीएच होता है, बीपीएच में कौन सा जोन इंक्लूडेड होता है, सेंट्रल के ट्रांजिशनल? अगर दोनों एमसीक्यूज में ऑप्शन होंगे तो क्या आंसर लगाओगे? सेंट्रल भी ऑप्शन है, ट्रांजिशनल भी ऑप्शन है, फिर क्या लगाओगे? यस, ट्रांजिशनल लगाना है, सेंट्रल नहीं होता, ट्रांजिशनल होता है। और फिर अगर कार्सिनोमा है, ब्लैडर का कार्सिनोमा है, फिर क्या आंसर लगाओगे? फिर कौन सा जोन की इन्वॉल्वमेंट होती है? इट्स पोस्टीरियर, वेरी गुड। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, पेरिफेरल जोन। और लार्जेस्ट भी यही होता है। और पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा का मैं आपको स्टार्ट में भी बता के आया हूँ कि पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोलेक्टिन, या प्रोलेक्टिनोमा इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोलेक्टिन की अमाउंट, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। राइट। अगर 10 मिलीमीटर से छोटा साइज है तो उसको माइक्रो एडिनोमा कहोगे। अगर माइक्रो प्रोलेक्टिनोमा, अगर मैक्रो है तो साइज बड़ा होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बंदे को माइक्रो एडिनोमा है, तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी? सीटी स्कैन के एमआरआई? माइक्रो एडिनोमा है, एमआरआई के सीटी स्कैन, दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जब आपने डिटेल में देखना होता है, खास तौर पे, या आपने नर्व्स देखनी होती हैं, तो सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन एमआरआई होती है। ओके, सॉफ्ट टिश्यू खास तौर पे जब देखना हो। फिर कार्डिक टैम्पोनाट के रिलेटेड। अच्छा, हाइपोगोनेडिज्म। अब एक बंदे को प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म है, एक बंदे को सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म है। हाइपोगोनेडिज्म, गोनेड्स हो गया। मुझे बताएं कि प्राइमरी के अंदर और सेकेंडरी के अंदर हम किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे? कौन सा हार्मोन की बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हो आप लोग, कि इसको प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म है कि सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म है? ऑन द बेसिस ऑफ विच हार्मोन? देखो, हाइपोगोनेडिज्म है तो टेस्टोस्टेरोन तो वैसे ही कम होगा, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, टेस्टोस्टेरोन तो कम है, दोनों में कम है। वेरी गुड, दो हार्मोन्स है, एफएसएच और एलएच।
FSH और LH, ये MCQ क्वेश्चन आया था। अब सोचो कि जो प्राइमरी हाइपोgonadism होगा उसमें FSH और LH कम होंगे कि ज़्यादा होंगे। प्राइमरी का मतलब होता है कि जिधर वो प्रोड्यूस हो रहा है उधर कोई मसला आ रहा है। तो ये आप लोगों ने लाजमी एक बारी खुद पढ़ना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट यू शुड नो। बस आप लोग को ये अभी फिलहाल ये जरूर ये एक बारी रीड करना, चैट जीपीटी से पूछना, वो बताएगा। याद रखना है इधर तक कि प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोgonadism को आपने डिफरेंशिएट करने के लिए LH या FSH देखना होता है। ऑप्शन में ज़्यादातर LH होगा। सही हो गया। क्यों LH होगा? ज़्यादातर LH ही होगा। FSH लेस लाइकली है, मुझे नहीं लगता कभी भी देंगे। LH ही देंगे। आपका टेस्टोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस करवाता है? LH करवाता है, तो LH ही होगा। FSH दे सकते हैं, अगर LH ऑप्शन में ना हो तो वो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन वो देंगे नहीं। राइट, तो LH दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये आप लोग को पता होना चाहिए, तो ये गलत ना करके आना। फिर सिक यू थायराइड सिंड्रोम, सिक यू थायराइड सिंड्रोम ये कंफ्यूज करते हैं। वो कह देते हैं कि एक बंदा है, उसको नमूनिया है, नमूनिया के बाद उस पेशेंट को पाल्पिटेशंस भी हो रही है, उस पेशेंट को गर्मी भी लग रही है, उस पेशेंट को ट्रेमर्स भी आ रहे हैं, यानी हाइपर थायराइड वाले फीचर्स बता रहे होते हैं। लेकिन उसका T3 कम है, T4 नॉर्मल है, TSH दिया नहीं हुआ। बताएं तो क्या होगा उसको? पेशेंट है, फीचर सारे हाइपर थायरॉयडिज्म वाले हैं, सारे हाइपर वाले हैं, लेकिन T3 कम है, T3 हाइपो वाला है। लेकिन पेशेंट बीमार चल रहा है, नमूनिया हो सकता है, कोई कोई भी सेप्सिस हो सकता है, कोई भी मसला चल रहा है। तो फिर वो क्या करते हैं, TSH ऑप्शन में अक्सर औकात TSH तो स्टेटमेंट में नहीं देगा, वो सिर्फ T3 और T4 देगा। आपको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या है। तो वो सिक यू थायराइड होता है, सिक यू थायराइड। उसमें T3 वो कम देगा, T4 वो नॉर्मल देगा, TSH वो अक्सर ऑप्शन में देता ही नहीं है क्वेश्चन में। और साथ वो बीमार होना लाजमी देगा, कि उसको नमूनिया है, उसको सेप्सिस है, उसको कोई ना कोई मसला बताएगा। ये आपने याद रखना। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रेव्स डिजीज और हाशीमोटोज डिजीज वेरी कॉमन। मुझे बताएं, आयोडीन की डेफिशिएंसी की सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन। आयोडीन डेफिशिएंसी की सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या होती है? वेरी गुड। डाइटरी, न्यूट्रिशन के अंदर ना हो, वाटर के अंदर ना हो। इसी वजह से बहुत से मुल्कों के अंदर ये सॉल्ट के अंदर आयोडीनेटेड सॉल्ट मिलते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है। आप लोग जाते हो तो आयोडीनेटेड सॉल्ट दे रहे होते हैं। दिस इज द रीज़न, बिकॉज इट कैन कॉज गॉइटर अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए। वन थिंग, ग्रेव्स डिजीज इज वेरी कॉमन, बहुत ज़्यादा आती है। हाशीमोटो डिजीज इज वेरी कॉमन। ग्रेव्स इज ग्रेव, हाइपर, हाशीमोटो हाइपो। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा आती है, तो आपको पता होना चाहिए हाइपर के क्या फीचर्स है और हाइपो के क्या है। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है? मुझे बताएं कि अगर एक बंदे का TSH भी ज़्यादा है, T3 भी ज़्यादा है, T4 भी ज़्यादा है, ये प्राइमरी हाइपर थायरॉयड होगा या सेकेंडरी हाइपर थायरॉयड होगा? एक बंदे का सब कुछ ज़्यादा है, T3 भी, T4 भी, TSH भी, तीनों चीज़ें ज़्यादा है। अगर तीनों चीज़ें ज़्यादा होंगी तो सेकेंडरी होगा। तीनों चीज़ें ज़्यादा होगी तो सेकेंडरी होगा। अगर दो चीज़ें ज़्यादा है, T3 और T4 ज़्यादा है और TSH कम है, तो ये प्राइमरी हाइपरथायरॉयड होगा। तो ये आपने याद रखना, दिस इज द डिफरेंस। तो ये MCQs में आता है, प्राइमरी हाइपरथायरॉयड, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयड, प्राइमरी हाइपोथायरॉयड एंड सेकेंडरी हाइपोथायरॉयड। राइट, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब इधर पीडी फॉर्म में आ गया एक MCQ। अच्छा, मुझे बताएं कि ग्रेटर शिएटिक नोच के अंदर, ग्रेटर शिएटिक फोरामेन के अंदर कौन सा मसल होता है जो कि उसको अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है? ग्रेटर शिएटिक फोरामेन को अपर और लोअर पार्ट में कौन सा मसल डिवाइड कर रहा होता है? पीडी फॉर्मेस एंड दिस इज द MCQ क्वेश्चन। ओके, अब उसके ऊपर से क्या क्या गुजरता है, उसके नीचे से क्या क्या गुजरता है? जो सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स है वो कहाँ से गुजरती है?
सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स कहाँ से गुजरती है? वो ऊपर से, क्योंकि सुपीरियर है। इंफीरियर ग्लूटियल वेसल और इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स कहाँ से गुजरती है? नीचे से। सियाटिक नर्व भी गुजरती है, वो कहाँ से गुजरती है? वो भी नीचे से। तो याद रखना है कि इसके नीचे से क्या क्या गुजरता है, बिकॉज दिस इज एमसीक्यूज क्वेश्चन। ओके, तो ये एमसीक्यूज क्वेश्चन होता है। अच्छा, आपका इग्वाइनल कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चार पांच एमसीक्यूज क्वेश्चन बताऊंगा, उन्हीं में से आएंगे पांच। आपको पॉइंट बताता हूँ जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे इग्वाइनल कनाल में से। इग्वाइनल कनाल की पोस्टीरियर बाउंड्री मुझे बताए कि क्या बनाता है? कौन सी चीज इग्वाइनल कनाल की पोस्टीरियर बाउंड्री बनाती है? व्हाट मेक्स द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ इग्वाइनल कनाल? याद रख लें, जहन में बैठा लें। फेशिया ट्रांसफर सेल्स, दिस इज एमसीक्यू। वो पूछेगा ये। वो किस तरह पूछेगा? एक बंदा है, उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके पोस्टीरियर साइड पे जाके वो कट लगाते हैं, तो पोस्टीरियरली कौन सी चीज को उन्होंने कट लगाया होगा? फेशिया ट्रांसफर सेल। जो पोस्टीरियर का वर्ड आ गया ना और इग्वाइनल कनाल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ, फेशिया ट्रांसफर सेल उसका आंसर होगा। ये याद रखना है, पहला एमसीक्यू क्वेश्चन। दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन, डीप इंग्वाइनल रिंग। डीप इंग्वाइनल रिंग कौन बनाता है? डीप इंग्वाइनल रिंग कौन बनाता है? ये दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आते ही आता है। सेम, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। ये भी फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है। मैंने अभी क्या कहा? पोस्टीरियर ये है, तो डीप भी सबसे, अगर कोई चीज सबसे पोस्टीरियर है वही सबसे डीप भी होगी ना। इस तरह से याद रखना है, जो चीज पोस्टीरियर है वही सबसे डीप भी होगी। तो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस पोस्टीरियर भी है, सबसे डीप भी है, वो डीप इंग्वाइनल रिंग बनाएगा। ये दूसरा एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो पूछते हैं। तीसरा एमसीक्यूज क्वेश्चन जो इंग्वाइनल कनाल से पूछेंगे कि इसका सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिगामेंट कौन बना, इंग्वाइनल रिंग कौन बनाता है? कौन सा फेशिया बनाएगा? सुपरफिशियल एक्सटर्नल ओब्लिक बनाएगा। एक्सटर्नल ओब्लिक। ये तीन एमसीक्यूज क्वेश्चन हो गए इसके। चौथा एमसीक्यूज क्वेश्चन जो इसका पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि इग्वाइनल कनाल में से स्पर्मेटिक कॉर्ड के अलावा एक नर्व गुजरती है जो कि सिर्फ स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर नहीं होती, लेकिन अंदर से गुजरती है इग्वाइनल कनाल के। उस नर्व का नाम बता दें। ये चौथा एमसीक्यू है, इलियो इंग्वाइनल नर्व। पांचवा एमसीक्यू जो पूछते हैं, इग्वाइनल कनाल का ऑपरेशन कर रहे हैं, कौन कौन सी नर्व डैमेज होगी ये बता दें। इग्वाइनल कनाल का ऑपरेशन कर रहे हैं, कौन कौन सी नर्व डैमेज होगी ये बता दें। ये पांचवा एमसीक्यूज पूछते हैं। वेरी गुड। इलियो इंग्वाइनल नर्व और जेनिटोफेमरल नर्व गलती क्या करते हैं बच्चों? वो मैं बता देता हूँ। गलती ये करते हैं, एक ऑप्शन वो इस तरह का देते हैं जिसमें उन्होंने एक तो दिया होगा इलियो इंग्वाइनल नर्व, एक दिया होगा जेनिटोफेमरल नर्व, तीसरे में उन्होंने लिखा होगा हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। नोट, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नहीं लिखा होगा, हाइपोगैस्ट्रिक लिखा होगा, तो वो गलत है। हाइपोगैस्ट्रिक इधर से नहीं गुजरती। वो इसलिए कंफ्यूज करने के लिए, असल में इलियो हाइपोगैस्ट्रिक होती है। ऑप्शन में जो इलियो इंग्वाइनल जेनिटोफेमरल वाला है, वो एमसीक्यूज आता है। तो ये पांच एमसीक्यूज हैं जो कि आपके आने हैं, इनमें से आने हैं। ये याद कर लें, दो से तीन इसमें से आएंगे। ओके, ये बहुत कॉमनली आते हैं। बेशक आपका मेडिसिन का पेपर है, बेशक आपका सर्जरी का है, बेशक आपका गायनी का है, बेशक आपका रेडियो का है, इग्वाइनल का नाम उनका फेवरेट है। कोई, आपको पता ही है डिस्ट्रीब्यूशन तो होती नहीं है एससीपीएस के अंदर। तो ये आपने याद रखना है। एक, हाँ, हर्षप्रंग डिजीज। ये बड़ी कॉमन गलती करके आ रहे हैं। मुझे बताएं कि ये रेक्टम में होता है कि सिग्मोइड कॉलोन में होता है? हर्षप्रंग डिजीज, इसमें कौमी इत्तफाक चल रहा है। होता तो दोनों में है, लेकिन ऑप्शन दोनों होंगे ना, लैदर लैदर दिए होते हैं ऑप्शन, लैदर लैदर दिए होते हैं। अच्छा, और हर बंदा इसका आंसर पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा सिग्मोइड क्यों लगा रहा है। कहाँ पे पढ़ा है आप लोगों ने सिग्मोइड? एसके के अलावा मुझे बताएं, कौन सा ऐसा सोर्स है जहाँ पे आपने सिग्मोइड पढ़ लिया? मैं ये नहीं कह रहा कि सिग्मोइड में होता नहीं है, सिग्मोइड में होता है।
मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, लेकिन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे होना लाजमी होता है, कि मतलब उस एरिया का तो होता ही होता है, सिग्मोइड में जरूरी नहीं है हमेशा हो। आप मुझे बताएं कि हर्षफंक की डायग्नोसिस के लिए क्या करवाते हो, ये बता दो बस मुझे। हर्षफंक के लिए आप लोग करवाते क्या हो? रेक्टल बायोप्सी करवाते हो, सिग्मोइड बायोप्सी क्यों नहीं करवाते? सिग्मोइड बायोप्सी क्यों नहीं करवाते? तो फिर किसमें ये मोस्ट कॉमन हुआ? इट इज इन द रेक्टम। इट इज इन द रेक्टम। आप जितने भी सोर्सेज खोल के देख लो, सिग्मोइड में होता है, रेक्टो सिग्मोइड इज मोस्ट कॉमन, लेकिन ऑप्शन में उन्होंने रेक्टम अलहदा देना है, सिग्मोइड अलहदा देना है। आंसर क्या होना है? रेक्टम होना है, क्योंकि रेक्टम में लाजमी होना है। अगर आपका देखा जाए तो ये रेक्टम में लाजमी होता है। जितनी भी आप जगह देखो, आप जितने मर्जी सोर्सेस देख लो, आप गूगल खोल के देख लो, आप कोई अच्छा सोर्स देख लो, जो इसके पोस्टीरियर होती है, जो इसके पहले वाला पोर्शन होता है वो डायलेटेड होता है, वो कोलोन का पोर्शन होता है वो डायलेटेड होता है, यानी सिग्मोइड कोलोन डायलेटेड होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो काम हो रहा है, आगे रेक्टम मसला कर रही है, तो इसलिए आंसर रेक्टम होता है। तो ये इसमें जो कॉमिक तो फाइल्स को खत्म करे और रेक्टम आंसर लगा के आए। सही है। फिर आ जाता है हियटिक नर्व। अच्छा, हियटिक नर्व। हियटिक नर्व के दो एमसीक्यूज बड़े कॉमन है। मुझे बताएं कि हैमस्ट्रिंग का नाम तो आप लोगों ने पूरी जिंदगी सुना होगा। क्रिकेट के अंदर सबको हैमस्ट्रिंग इंजरी होती रहती है, हारिस राव को बहुत ज़्यादा होती है। तो हैमस्ट्रिंग इंजरी इज बेसिकली थाई के पीछे जो मसल्स हैं, ऐसे ही है ना, जो पीछे वाली मसल्स हैं, जिसके अंदर बाइसेप फेमोरिस और कौन कौन से आते हैं, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडनोसिस, ऐसे ही है ना, ये वाले मसल्स आते हैं। तो ये वाले जो मसल्स हैं हैमस्ट्रिंग, बेसिकली these are supplied by the sciatic nerve and supplied by the tibial branch of the sciatic nerve. And the important thing you should remember, ये किस जगह से अराइज होते हैं, ये आते कहाँ से हैं? मुझे बताएं कि हैमस्ट्रिंग लगे कहाँ होते हैं? हैमस्ट्रिंग कहाँ पे लगे होते हैं? ओरिजिन कहाँ पे होता है इसका? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ हैमस्ट्रिंग्स? वेरी गुड, इशियल ट्यूबरोसिटी। ये बड़ा कॉमन एमसीक्यू आता है। वो कहते हैं कि बंदे की इशियल ट्यूबरोसिटी डैमेज हो गई है, तो बताएं कि कौन से मसल्स खराब हुए हैं? हैमस्ट्रिंग। दूसरी चीज वो पूछते हैं एंटीरियर स्पीलियक आइलिक स्पाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है। एंटीरियर स्पीरियल आइलिक स्पाइन इधर का डैमेज हुआ है, तो बताएं कि कौन सा मसल डैमेज हुआ होगा? एंटीरियर स्पीरियल आइलिक स्पाइन पे कौन सा अटैच होता है? इंटीरियर स्पीरियल आइलिक स्पाइन पे पूछा है। एंटीरियर स्पीरियल आइलिक स्पाइन पे एसिस पे अटैच होता है सार्टोरियस। सही हो गया। फिर आ जाते हैं, वो पूछते हैं कि इंफीरियर स्पीरियर आइलिक स्पाइन पे बताएं। इंफीरियर स्पीरियर आइलिक स्पाइन पे, तो इंफीरियर स्पीरियर आइलिक स्पाइन पे फिर आता है फिर रेक्टस फेमोरिस, बता दो। सही हो गया, फिर रेक्टस फेमोरिस आ गया। तो ये तीन चार एमसीक्यूज आ जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इशियल टिब्रोस्टी पे हैमस्ट्रिंग बता दिया। फिर एक और एमसीक्यूज मेरे जहन में आ रहा था, हाँ, जो आजकल आ रहा है, वो आ रहा है कि जो कुछ इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि सेक्रल हाइएटस, जो सेक्रल हाइएटस है, उसकी जो ट्रायंगल की जो वो बेस लाइन है, वो कहाँ से गुजर रही है? उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एंटीरियर स्पीरियर काइलिक स्पाइन और पोस्टीरियर स्पीरियर आइलिक स्पाइन। क्या होता है बेस ऑफ द ट्रायंगल ऑफ सेक्रल हाइएटस? तो वो पोस्टीरियर स्पीरियर काइलिक स्पाइन है। बहुत से बच्चे एसेस लगा के आते हैं एंटीरियर स्पीरियर, क्योंकि वो इस वर्जन ऑफ एसके के अंदर एंटीरियर स्पीरियर स्पीरियर है, लेकिन असल में पोस्टीरियर स्पीरियर होता है। राइट, तो याद रखना है, सेक्रल हाइएटस की अगर वो लाइन वो पूछे ना, इमेजिनरी लाइन कहाँ से गुजर रही है, तो वो पोस्टीरियर स्पीरियर आइलिक स्पाइन है। अच्छा जी, कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कौन दबा के रखता है, दबोच के रखता है? कैल्सिक्वेस्ट्रिन। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, पोरफाइडिया। पोरफाइडिया के रिलेटेड बड़े कम एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन ये आया हुआ है इस बारी। पोरफाइडिया बायोकेमिस्ट्री तो आपको पता है कि पिछले दो वर्जन से उनको काफ़ी पसंद आ चुकी है, तो बायोकेमिस्ट्री का वो हर तरह के एमसीक्यूज देना पसंद करते हैं। पोरफाइडिया के अंदर ना, एक ट्रिक आपको बताता हूँ। जौन सा चीज़ एक्यूमुलेट हो रही है पोरफाइडिया के अंदर,
वो पूछेंगे ये चीज एक्यूमुलेट हो रही है, कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। तो जिस एंजाइम का नाम, जो चीज एक्यूमुलेट हो रही है उसके जैसा होगा, आपने वो आंसर लगा देना अगर आपने पोरफायरिया नहीं याद किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कह दिया कि यूरोपोरफायरिनोजिन की डेफिशिएंसी हो रही है, यूरोपोरफायरिन एक्सेस हो रही है, सॉरी, यूरोपोरफायरिन बहुत ज्यादा बन रहा है। तो आपने कौन सा एंजाइम आंसर में लगा के आना है जो कि जिसके नाम में वो चीज आ रही हो। ये एक सिंपल सा ना वेग सा ट्रिक बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है। क्योंकि अक्सर एंजाइम आप इसके देखोगे ना पोरफायरिया के, तो आपको ये चीज मिलेगी, आप खुद बैठ के देखना। जो चीज एक्यूमुलेट हो रही है ना, उसी नेम का एंजाइम डेफिशिएंट होता है। ना कुछ याद आ रहा हो इस टाइम, नहीं टाइम याद करने का, तो ये ट्रिक लगा के आ जाना। सही हो गया तो हो गया, वरना भी गलत ही होना था। तो ये याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा काम आता था हमेशा से ही, ये ट्रिक बड़ी बड़ी काम आया। तो इस बारी भी एमसीक्यूज आया हुआ है। पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा, इसके अंदर ना ब्लिस्टर्स बनते हैं। बाहर वो फोटो सेंसिटिविटी इसमें बड़ी गंदी होती है, ब्लिस्टर्स बन रहे होते हैं। पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा, नाम भी इसी तरह का ही है इसका। तो इसके अंदर याद रखना, यूरोपोरफायरिनोजिन डी कार्बोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है, और यूरोपोरफायरिन जो होता है वो क्यूमुलेट हो रहा होता है। तो दिस इज द एमसीक्यूज क्वेश्चन। ये आप लोगों ने, इसमें ब्लिस्टरिंग होती है। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है पोरफायरिन के रिलेटेड, आपको बताना चाहिए। बाकी आपको पता है कि इस बारी इस बारी नहीं, हमेशा से विटामिन, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, इनमें से बड़े एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको आने चाहिए। ओके, इंटरनल कैप्सूल। अच्छा, यहाँ पे दो एमसीक्यूज आपको बड़े इंपॉर्टेंट बताऊंगा। अगर वो कहते हैं, इंटरनल कैप्सूल से दो एमसीक्यूज बड़े कॉमन आते हैं। एक आते हैं कि ये इंटरनल कैप्सूल किस चीज़ से बना हुआ है, इसके अंदर कौन से फाइबर्स होते हैं। इंटरनल कैप्सूल के अंदर वाइट मैटर के फाइबर्स होते हैं, वाइट मैटर होता है। एक ही एमसीक्यूज आता है, सही है, इस बार ये आ रहा है। दूसरा ये पूछते हैं कि इंटरनल कैप्सूल का डैमेज हो रहा है, तो बताएं हमें कि ये किस तरह का डैमेज है। मोटर डैमेज है, सेंसरी है, सोमेटोसेंसरी है। वेरी गुड, प्योर मोटर डैमेज। अब एक और एमसीक्यू जो आता है वो आता है कि थैलेमस का डैमेज हो रहा है। अब हमें बताएं कि ये मोटर डैमेज है, सेंसरी है, सोमेटोसेंसरी है, मोटर सेंसरी है, कौन सा है। वो प्योर सेंसरी है। तो ये दो एमसीक्यूज इसके आपने हमेशा याद रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली आते हैं, क्योंकि ये इस तरह के हैं जिसमें से वो पूछते हैं। और वो पूछते हैं कौन से इन्फार्क्ट है जो कि इंटरनल कैप्सूल के अंदर होते हैं। ये एमसीक्यूज एक पूछ लेते हैं वो अक्सर, कौन से इन्फार्क्ट का नाम पूछ लेते होते हैं। तो वो लेंट्रिकुलर स्ट्राइड तो वेसल है, लेकुनर इन्फार्क्ट्स हो रहे होते हैं। ओके, लेंटिकुलर स्ट्राइड वेसल्स इसको सप्लाई कर रही होती है। अच्छा जी, माइक्रोबायोलॉजी भी कभी कभी पूछते हैं। इस बार पता नहीं माइक्रो थोड़ा सा रिलेटिवली कम पूछ रहे हैं। आप लोगों ने खुद ऑब्जर्व किया ये कि इस बार आई डोंट नो माइक्रो थोड़ी सी कम क्यों पूछ रहे हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा पूछते थे रिलेटिवली। इस बार बायोकेमिस्ट्री काफ़ी आती है, एनाटमी, एम्ब्रियो काफ़ी पूछ रहे हैं। अच्छा, इस बारी वायरस, इस बार ये एमसीक्यू आया हुआ था ये हेरपीस के रिलेटेड, कि कौन सा वायरस है जो कि लेटेंट होके रेस्ट फेज में चला जाता है, और बाद में जब दिल करता है दोबारा बाहर आ जाता है। कौन सा वायरस होता है। हेरपीस, वो क्लास पूछी थी, फिल्वो वायरस, हर्पीज वायरस, पॉक्स, पैरामिक्सो वायरस, इस तरह से उन्होंने दिए होंगे। पॉक्स वायरस तो हर्पीज वायरस है। आपको पता है ना, हर्पीज जूस्टर बचपन में चिकन पॉक्स कराता है, बाद में वेरिसोला जूस्टर करवा देता है। तो दैट इज द हर्पीज वायरस। ये तो एमसीक्यूज इनका मेरे ख्याल से इस साल का नेशनल एमसीक्यूज बन गया है। वो ये एमसीक्यूज है कि एक बंदा है, वो 17,000 फुट की बुलंदी पे ऊपर गया, तेजी से गया, 17,000 फुट की बुलंदी पे तेजी से गया, और उसको ऊपर जाके एसओबी होने लग गया और डिज्निया होने लग गया। तो बताएं क्या होगा। अजीब अजीब से ऑप्शन है उसके अंदर आते हैं, म्यूकस जमा होने लग गया होगा, एल्वियोलर टू मैक्रोफेजेस खराब हो गए होंगे, एल्वियोलाई फट गए होंगे, पल्मोनरी एडीमा हो गया होगा, क्या हुआ होगा। इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। एक बंदा 17,000 फुट की बुलंदी पे स्पीड से गया है। ये हर पेपर में आ रहा है, तकरीबन हर पेपर में आ रहा है। 17,000 फुट की बुलंदी पे गया, उसको एसओबी हो गया और डिज्निया हो गया। क्योंकि इसका ना किसी को याद नहीं आ रहा कि क्या है, ये एग्जैक्ट एमसीक्यू बता रहा हूँ मैं आपको। डिज्निया और एसओबी हो रहा है तो क्या होगा। तो याद रखना है पल्मोनरी एडीमा होता है।
हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा किसको कहते हैं? हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा हो रहा होता है, क्योंकि जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो ना, कुछ जगह पे वेजो कंस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है हाइपोक्सिया की वजह से, क्योंकि हमारे लंग्स उल्टा काम करते हैं। कुछ जगह पे डायलेशन हो रही होती है, तो उसकी वजह से एडीमा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ख़राब होता है। तो हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा होता है। दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन, ये इस साल ना हर पेपर में आ रहा था, ये आपने याद रखना है। अच्छा, फिर आ जाता है सेरिब्रल लीजन। सेरिबेलम के रिलेटेड ना एमसीक्यूज में हमेशा कौन से ट्रेमर्स दिए होंगे, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेरिबेलम के रिलेटेड कौन से ट्रेमर्स वो देता है, हमेशा देता है। उसके वर्ड, उसकी स्टेटमेंट में एक वर्ड होना लाजमी है, इंटेंशनल ट्रेमर। इंटेंशनल ट्रेमर क्या होते हैं कि आप काम कुछ करने लगे हो, आप पानी पीने लगे हो, या आपने पानी की बोतल उठाई और ये ऐसे सही है मेरा हाथ, मैं अब इसकी तरफ जाने लगा हूं, तो ये शुरू हो गया, दिस इज इंटेंशन। अभी सही है, करीब गया तो इंटेंशनल। तो दिस इज इंटेंशनल टाइम व्हेन यू वांट टू डू सम वर्क। दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ सेरिबेलल लीजन एंड दिस इज द करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन ऑफ सीपीएसपी। तो ये याद रखना। ओके, तो रेस्टिंग ट्रेमर किस में होते हैं ये आप बता दें, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। अगर रेस्टिंग हमने पढ़ ही लिया, रेस्टिंग ट्रेमर कब होते हैं? पार्किंसंस में होते हैं। दिस कैन बी द एमसीक्यू। अब पार्किंसंस में वो पूछता है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम हो गया, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम हो गया? डोपामीन। अच्छा, फिर एक एमसीक्यूज आता है कि एक बंदा है, उसको कोलोन का कैंसर हो गया है, तो बताएं कि कौन सा आप वो देंगे उसको, कौन सा ट्यूमर मार्कर करवाएंगे, बताएं। विच ट्यूमर मार्कर यू आर गोइंग टू परफॉर्म? सीईए। अब मुझे बताएं, सीईए किस चीज के लिए यूज होता है? कोलोन के कैंसर को के प्रोग्नोसिस को बताता है, या उसमें जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो वो? वेरी गुड, ये तो सबको पता था। फॉलो अप, वेरी गुड, फॉलो अप। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये एमसीक्यूज आता है, ये फॉलो अप के लिए यूज होता है। अच्छा, गर्ड के रिलेटेड, गर्ड के रिलेटेड क्या एमसीक्यूज आता है? एक मोटा सा है, हेल्दी बंदा है, अल्ताफ भाई जैसा, वो उसको ना खाना खाने के बाद खांसी आ रही है। ये पिछले 2-3 सालों से उसको मसला चला है, खांसी ड्राई है, खाना खाने के बाद आने लग जाती है। ऑप्शन के अंदर उन्होंने ब्रोंकाइटिस भी दिया होगा, उन्होंने एक ऑप्शन के अंदर गर्ड भी दिया होगा, तो आप क्या चूज करके आओगे? 3 सालों से खांसी हो रही है, आप गर्ड चूज करोगे। 3 साल आप कहोगे यार ब्रोंकाइटिस में एक क्राइटेरिया है कि 3 मंथ से 2 साल के तक खांसी हो रही है, तो आप ब्रोंकाइटिस में फिर ये भी है कि स्पूटम भी आ रहा होता है, ड्राई कफ तो नहीं होती। खाना खाने से तो ब्रोंकाइटिस का कोई ताल्लुक नहीं होता, तो वो गर्ड होता है। और 20 बंदा, तो ये होगा तो गर्ड होगा। तो ये काफी लोग गलत करके आए थे। एसोफेजाइटिस का ऑप्शन नहीं होगा, हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। सीपीएसपी कुछ भी हो सकता है, सब हो सकता है, हर बीमारी वो ले आते हैं। इस तरह के ऑप्शन होते हैं कि इंसान को समझ नहीं आता कि हाँ ये ऑप्शन क्या था। अच्छा, फिर टर्नर सिंड्रोम कॉमी एमसीक्यूज है, करके जाना, पता होना चाहिए, हर तरह से ये पूछा जाता है। वेब्ड नेक, शॉर्ट नेक, नेक की हर किस्म याद कर लो कि टर्नर में कौन सी होती है, क्योंकि नेक लाजमी बताते हैं। टर्नर सिंड्रोम का करेक्टरिस्टिक होता है ये नेक की बात लाजमी करते हैं। क्लाइन फिल्टर लाजमी आना चाहिए, बहुत कॉमन है, आपको पता होना चाहिए। टर्नर सिंड्रोम में एमेनोरिया वगैरह जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। फिर टाउ सिंड्रोम और एडवर्ड, ये बहुत बच्चे गलत करके आए हैं। बच्चे क्या गलत करके आते हैं, क्यों गलत करके आते हैं? बच्चे बच्चे पढ़ लेते हैं, उधर लिखा होता है रॉकर बॉटम फीट, और बच्चे क्या कहते हैं कि ये तो होते हैं एडवर्ड में। ऐसा है कि नहीं है? एडवर्ड में होते हैं रॉकर बॉटम के नहीं? एडवर्ड में रॉकर बॉटम होते हैं। वेरी गुड, ये दोनों में होते हैं, रॉकर बॉटम टाओ में भी होते हैं, एडवर्ड में भी होते हैं। तो रॉकर बॉटम अच्छा क्लू नहीं है। अच्छा क्लू क्या है? वेरी गुड, अच्छा क्लू है माइक्रो ऑफ्थेल्मिया। माइक्रो ऑफ्थेल्मिया, छोटी छोटी आंखें। माइक्रोफ्थेल्मिया किसके अंदर होता है? टाउ के अंदर। माइक्रोऑफ्थेल्मिया, छोटी आंखें, टाउ सिंड्रोम। फिर छोटा मुंह, एडवर्ड सिंड्रोम। बस, माइक्रोऑफ्थेल्मिया करेक्टरिस्टिक ऑफ टाउ, माइक्रो, वो जो क्या कहते हैं माइक्रो, छोटे छोटे मुंह को क्या कहेंगे, मुझे नाम भूल गया, एकदम से जेहन से निकल गया, माइक्रोगेंथिया कहेंगे। माइक्रोगेंथिया होगा तो एडवर्ड। दो लफ्ज याद करो सिर्फ, बाकी भूल जाओ, इतना नहीं याद रहता। दो चीजें याद करो,
वो लगाए आने हैं। फिर इस मैंने तो इस तरह से हमेशा पूरी ज़िंदगी याद किया था, ABCD करके, कि डाउन सिंड्रोम 21 है, डी है सबसे छोटा है, और 21 क्रोमोसोम सबसे बड़ा है। फिर डी के बाद ई आता है, एडवर्ड। तो एडवर्ड के अंदर सेंटर वाला है, मतलब मैंने इस तरह से कर लिया था ना। डाउन सिंड्रोम होता है, एडवर्ड सिंड्रोम होता है, और टाउ सिंड्रोम होता है, ऐसे ही है ना। DEP से हो गया। डाउन सिंड्रोम में 21 है, फिर एडवर्ड सिंड्रोम 18 की वजह से हो जाता है, टाउ 13 की वजह से हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो डी के बाद ई आता है, ई के बाद पी आता है, 21 से छोटा 18 होता है, 18 से छोटा 13 होता है। तो इस तरह से याद कर लो, अपने अपने तरीके, मेरा ये तरीका था हमेशा से। फिर आ जाते हैं हम EBV। EBV वेरी गुड। EBV के रिलेटेड कैंसर कौन कौन से EMCQs आ रहे हैं? EBV कौन कौन से कैंसर करवाता है, मुझे बताएं। EBV बर्किट लिम्फोमा करवाता है कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करवाता है? कौन सा कैंसर करवाता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करवाता है कि बर्किट लिम्फोमा करवाता है? लेदा लेदा ऑप्शन है, बताएं। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस भी तो करवाता है। EBV तो इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस भी करवाता है। वेरी गुड, दैट इज नॉट द ट्यूमर। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज नॉट द कैंसर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, फेमरल हर्निया, 2 पॉइंट जेन में रखने हैं, MCQs क्वेश्चन है। प्यूबिक सिम्फिसिस के ऊपर हर्निया होगा तो कौन सा हर्निया होगा? प्यूबिक सॉरी, प्यूबिक ट्यूबरकल से ऊपर हर्निया होगा तो कौन सा होगा? नीचे होगा तो कौन सा होगा? नीचे होगा, बिलो एंड लेटरल इज फेमरल, अबव एंड मेडियल इज इंग्वाइनल। ऊपर इंग्वाइनल, नीचे फेमरल। ये MCQ क्वेश्चन है। अच्छा, वेरी गुड। क्लस्टर हेडेक, क्लस्टर हेडेक के अंदर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यार पेशेंट को ना हर 3 महीने तक हेडेक चलता है, या 2-3 महीने बाद हेडेक सही हो जाता है, फिर 2 साल बाद, 1 साल बाद दोबारा एपिसोड आता है। एक साइड का हेडेक होता है, माइग्रेन की तरह की करेक्टरिस्टिक बताएंगे। आंखों के पीछे होता है, राइनोरिया होता है, साथ नाक बहता है, नाक बहता है। हॉर्नर सिंड्रोम वाले फीचर्स होंगे, हॉर्नर सिंड्रोम वाले फीचर्स हो सकते हैं, दैट इज क्लस्टर हेडेक। हॉर्नर सिंड्रोम वाले फीचर्स भी आ सकते हैं क्लस्टर में, राइनोरिया भी हो सकता है, आंख से आंसू भी आ सकते हैं। ये है क्लस्टर, होगा हाफ सर का, तो माइग्रेन नहीं लगा के आना। माइग्रेन में क्या कहेंगे? माइग्रेन में कहेंगे हाफ साइड का पल्सेटिंग, वर्ड यूज करेंगे माइग्रेन के लिए, पल्सेटिंग। माइग्रेन के लिए फोटोफोबिया, फोनोफोबिया। माइग्रेन के लिए ये 3 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। सही हो गया, वेरी गुड। एक जो ओरा, ओरा की टर्म भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये 3 से 4 टर्म्स है जो माइग्रेन के लिए वो यूज़ करेंगे, तो ये गलत नहीं करके आना। अल्जाइमर्स, बीटा एमाइलॉइड प्लेग, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, ये तो बचपन से हमेशा से आ रहा है, तो ये याद रखें। अल्जाइमर्स का बड़ा जल्दी पूछ सी क्वेश्चन है। रॉविजिंग साइन मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, मीनियस डिजीज, इसमें से भी मीनियस डिजीज का ना क्वेश्चन आता है कि मीनियस डिजीज के मसले, एंडो, ऑप्शन में वो क्या क्या देते हैं? वो देते हैं एंडोलिम्फ वॉल्यूम, एंडोलिम्फ वॉल्यूम एंड प्रेशर, पेरिलिम्फ वॉल्यूम, पेरिलिम्फ वॉल्यूम एंड प्रेशर। बताएं क्या आंसर होगा? मीनियस डिजीज के सिम्टम्स क्यों आते हैं? वेरी गुड, एंडोलिम्फ वॉल्यूम एंड प्रेशर, तो याद रखना है दोनों की वजह से। वॉल्यूम ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, इस तरह याद कर। फिर आ जाता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अच्छा, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, और एक्स लिंक्ड जो भी है, ये सारी इनमें से एक MCQs लाजमी आता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs आपने याद रखना है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, डोमिनेंट वाली चीज़ हमेशा क्या कहते हैं, अकेली होती है, क्योंकि वो अकेली डोमिनेंट है, वो अकेली होगी तो होगा। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हेट्रोजाइगोट होता है, हेट्रोजाइगस होता है। ऐसा होता है कि नहीं, मुझे बताया, हेट्रोजाइगस होता है कि नहीं होता? ऑटोसोमल डोमिनेंट हेट्रोजाइगस होता है कि नहीं होता? ऑटोसोमल डोमिनेंट हेट्रोजाइगस होता है, पहली चीज। 50-50 होगा, सही होगा। ऑटोसोमल डिजीज लड़कों में भी इतनी हो सकती है, लड़कियों में भी उतनी हो सकती है, तो इस चीज़ का मसला नहीं। और ऑटोसोमल डोमिनेंट बचपन से ही अपीयर हो जाती है कि बड़ा होता है तब जाके कुछ मसले नजर आने लगते हैं, मुझे बताएं। ऑटोसोमल डोमिनेंट एडल्ट ऑनसेट होते हैं, और ऑटोसोमल डोमिनेंट अपने सारे फीचर्स लेके आती है कि कुछ फीचर्स, कुछ एक्सप्रेशन होता है।
वेरिएबल होता है। वेरी गुड। अच्छा, ये आप कोई चाह रहे TPR 108 को भी समझा दूं? अच्छा, ये एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं? आपका ये फिजियो का बड़ा करेक्टरिस्टिक एमसीक्यूज है कि एक बंदे को हेमरेज हो गया। हेमरेज होगा तो क्या होगा मुझे बताएं, ब्लड लॉस होगा कि ब्लड बॉडी के अंदर आएगा? हेमरेज हो गया, ब्लड लॉस हो गया। ब्लड लॉस होता है तो सबसे पहले आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? विच सिस्टम विल हेल्प टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर फर्स्ट? बैरो रिसेप्टर सिंड्रोम। रिसेप्टर सही हो गया। अब आपने सोचना है कि मैंने ब्लड प्रेशर ज़्यादा करना है तो वो किस तरह से ज़्यादा होगा। सबसे पहले सोचो कि आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो आपकी जो पेरीफ्री में पूलिंग हो रही है ब्लड की, आपने उसको दिल की तरफ लाना है। पेरीफ्री में ब्लड को ज़्यादा नहीं होने देना, आपने जाना है वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी है। अब इधर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए। मुझे बताएं, वीनस कंप्लाइंस अगर ज़्यादा होगी, वीनस कंप्लाइंस अगर ज़्यादा होगी, तब वेन्स, वीनस कंप्लाइंस ज़्यादा होने का मतलब क्या है? उस टाइम वेन्स डायलेटेड होगी कि कंस्ट्रिक्टेड होगी? अगर वीनस कंप्लाइंस ज़्यादा है तो ये कॉन्सेप्ट बस याद रखना है। अगर वीनस कंप्लायंस ज़्यादा है इसका मतलब है कि उसके अंदर ब्लड ज़्यादा है, वो डायलेटेड है। जब भी हेमरेज होगा, बैरोरिसेप्टर सिस्टम एक्टिव होगा, वो वीनस कंप्लायंस को कम करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा। तो क्या चीज़ कम हुई? वीनस कंप्लायंस कम हुई, वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई, ब्लड दिल की तरफ गया। अब क्या क्या चीज़ें ज़्यादा होंगी? ब्लड ब्लड प्रेशर ज़्यादा करने के लिए वो हार्ट रेट ज़्यादा करेगा, और कार्डिक आउटपुट को बनाने के लिए वो हार्ट रेट को ज़्यादा करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। सही है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी जिसम के अंदर, आफ्टर लोड ज़्यादा हो गया, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ऐसा है कि नहीं? ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही है, वीनस कंप्लायंस क्या हो रही है? वो कम हो रही है। दिस इज द एमसीक्यूज क्वेश्चन। वो पूछते हैं कि हेमरेज के अंदर क्या चीज़ कम होगी, तो क्या कम होगी? वीनस कंप्लायंस। मेक सेंस के नॉट? टेल मी दिस मेक सेंस और नॉट? दिस इज द एमसीक्यूज क्वेश्चन, और ये बहुत कॉमनली आता है। फिर दूसरा एमसीक्यूज क्वेश्चन क्या आता है? वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि बताएं, एक पेशेंट ये हेमरेज हुआ है, उसको क्या क्या होगा? उसमें वो ऑप्शन देते हैं, टीपीआर ज्यादा होगा, हार्ट रेट ज्यादा होगा। एक ऑप्शन होता है टीपीआर ज्यादा होगा, हार्ट रेट कम होगा। एक होता है टीपीआर कम होगा, हार्ट रेट कम होगा। तो क्या होगा? जब हेमरेज हुआ है, हार्ट रेट ज़्यादा होना है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर कम होता है हार्ट रेट ज़्यादा होता है। इनवर्स रिलेशन होता है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, एक्सरसाइज को छोड़ दो। नॉर्मल कंडीशन के अंदर हार्ट रेट कम, वो ब्लड प्रेशर कम, हेमरेज हुआ, हार्ट रेट ज़्यादा। और जब हार्ट रेट ज़्यादा होता है तो उसके बाद क्या होता है? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होती है आफ्टर लोड के लिए, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, तो वो भी ज़्यादा। तो हार्ट रेट टीपीआर ज़्यादा होता है। ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आता है फिजियो में, ये एक बड़ा पसंद किया जाने वाला एमसीक्यूज है। अच्छा, फिर MHC1 और MHC2, ये भी बड़ा कॉमनली आस्क एमसीक्यूज क्वेश्चन आजकल है। MHC1 को आपको पता है CD8 से ताल्लुक होता है, 8 × 1 MHC1। और MHC2 CD4 से ताल्लुक होता है, 2 × 4 = 8। तो इस तरह से याद करना। सही हो गया। आंसर 8 आना चाहिए। फिर वॉर्फरिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉर्फरिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉर्फरिन, वाई इज वॉर्फरिन इंपॉर्टेंट? वॉर्फरिन का क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर वार्फरिन इनहिबिट करती है गैमा कार्बोक्सिलेशन ऑफ द फैक्टर 2, 7 और 9, 10। अब मुझे बताएं, ये पूछते हैं कि वार्फरिन से ऑपोजिट इफेक्ट कौन सा विटामिन देगा? वार्फरिन से ऑपोजिट इफेक्ट कौन सा विटामिन देगा? विटामिन के। अब वार्फरिन जैसा इफेक्ट कौन सा विटामिन देगा? दिस इज अनदर एमसीक्यू क्वेश्चन। वार्फरिन लाइक इफेक्ट कौन सा विटामिन देगा? दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चन। जिसका इफेक्ट इज वार्फरिन लाइक, द इफेक्ट इज वार्फरिन लाइक। वेरी गुड, विटामिन ई देता है। ओके, विटामिन ई इज द वन विच विल गिव द इफेक्ट लाइक द वार्फरिन। इसलिए जब विटामिन ई ज्यादा होता है वो विटामिन के फंक्शन को खराब करता है। सही हो गया। तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज के रिलेटेड भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि कहीं पे भी ना स्किन की ब्लैकनिंग आ जाए तो दो चीजें याद रखनी है। स्किन की ब्लैकनिंग आ जाए, आपने फिर सिम्टम्स पे जाना है। स्किन की ब्लैकनिंग ना दो तरह के क्वेश्चन में आपको लेना है।
एक डायबिटीज के क्वेश्चन के अंदर कैंथोसिन नाइग्रिकेंस के तौर पे, और एक एडिसन्स डिजीज के क्वेश्चन में। आपने एडिसन्स डिजीज के क्वेश्चन के अंदर देखना, अगर स्किन की ब्लैकनिंग है तो देखना हाइपोटेंशन होगी, हाइपरकलीमिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, ये सारे फीचर्स होंगे। तो ये वाले फीचर्स आप लोगों ने देखने हैं। बच्चों आप लोग के लिए करवा रहा हूँ छुट्टी, तो मैं कभी कब का करके चला जाता। अभी 15-20 मिनट और पढ़ाऊंगा, फिर मुझे जाना है कहीं, फिर मैं चला जाऊंगा। चले, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो बहुत लोगों का गलत हो रहा था। एक एमसीक्यूज आया था कि एक एमसीक्यूज क्या आया था, एमसीक्यूज आया था, एक बंदा है, उसके मेडियल को मेडियल आर्कुएट लिगामेंट जो क्वाड्रेटस लंबोरम वगैरह का बनाता है, जो भी, उसके पीछे से एक नर्व जा रही है, एक नर्व गई है, और वो नहीं, एक चीज, एक स्ट्रक्चर जा रहा है जो डैमेज हुआ है, मेडियल आर्कुएट। अच्छा, उस स्ट्रक्चर के डैमेज होने की वजह से, उस स्ट्रक्चर के डैमेज होने की वजह से पेशेंट को टांग पे, उसकी लेग्स पे हीट निकल रही है, हीट गर्मी लग रही है, और जो उसकी प्रेस्पिरेशन है, जो स्वेटिंग है, वो खत्म हो गई है। तो क्या स्ट्रक्चर डैमेज हुआ होगा? ऑप्शंस थे, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, और ऑप्शन था फ्रेनिक नर्व, और ऑप्शन था सिंपैथेटिक नर्व। क्या ऑप्शन होगा? अब तो मैंने वैसे ही बता दिया होगा, सिंपैथेटिक नर्व, और क्या क्या क्या, ये आप लोग को पता था इसका आंसर क्या होगा? सिंपैथेटिक नर्व। आपका जो, आपको पता है जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इट इज बेसिकली सप्लाइड बाय द बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। स्वेट ग्लैंड्स को सिंपैथेटिक करता है कि नहीं करता, मुझे बताएं। गर्मी लगती है परेशानी के अंदर, पसीने आते हैं, तो अगर ये गया तो वो तो गया ना, फीचर गया। हॉर्नर सिंड्रोम वाली चीज़ें याद रखो, टांग पे भी वही होने जो हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर होता है। एक तो एनहाइड्रोसिस ये वाली चीज़ होगी। फिर उसके अलावा जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा होता है। अगर वेजो डायलेशन होगी तो हीट रिलीज होती है, ऐसा होता है कि नहीं है? वेजो डायलेशन होगी, सिंपैथेटिक सिस्टम में अल्फा वन होते हैं, अल्फा वन वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। अगर अल्फा वन खत्म हो गए, वेजो डायलेशन होगी, वेजो डायलेशन होगी, ब्लड ज़्यादा जाएगा, ब्लड ज़्यादा जाएगा, हीट निकलेगी, हीट निकलेगी, तो हीट फील होगी। इसलिए याद रखना है, कहीं पे भी हीट फील होती है और स्वेटिंग को वो खत्म कर देता है, तो सिंपैथेटिक नर्व डैमेज हुई होती है। तो ये एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है, और ये बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि अक्सर को सिंपैथेटिक नर्व का फंक्शन नहीं पता होता। ओके, ओके। हाँ, एक और क्वेश्चन आया होता, ये क्वेश्चन था कि एक बंदे का ना ईटीटी टेस्ट है, एक्सरसाइज ट्रेडमिल जो टेस्ट होता है, सही हो गया, जो आप एंजाइना के लिए देखते हैं, एमआई के लिए। तो उसमें क्या ऐसा चेंज आप देखोगे जो कि वर्स्ट प्रोग्नोसिस को प्रिडिक्ट करेगा? ये सीपीएसपी का क्वेश्चन है, ये वो वाले क्वेश्चन है जो थोड़े से घुमा देने वाले होते हैं। क्या ऐसी चीज होगी जो वर्स्ट प्रोग्नोसिस को प्रिडिक्ट करेगी? उसमें था हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, और ऑप्शन था वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाना। मुझे बताएं क्या होगा? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया देखो, क्योंकि टैकीकार्डिया के बाद रिदमिया होगा, रिदमिया होगा, डेथ हो जाएगी। इससे ज़्यादा फिर अब वर्स्ट क्या हो सकता है? दिस इज द वर्स्ट थिंग। हाँ, फिर मेनोपॉज, ये एक इनको बहुत पसंद है। वो पूछते हैं पोस्ट मेनोपॉजल कौन सा हार्मोन ज़्यादा होगा। अब देखो, मेनोपॉज के बाद सोचो क्या देते हो। एचआरटी थेरेपी जो होती है, जो फीमेल्स की होती है, मुझे बताएं एचआरटी में आप क्या दिया जाता है? व्हाट बेसिकली गिवन इन एचआरटी थेरेपी? एस्ट्रोजन दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? तो यानी एस्ट्रोजन कम हो रहा है तभी एस्ट्रोजन दे रहे हो। तो याद करो, एस्ट्रोजन कम है तो पीछे जीएनआरएच ज़्यादा होगा, जीएनआरएच ज़्यादा होगा, वो एफएसएच एलएच को ज़्यादा करेगा, तो एफएसएच ज़्यादा हो जाएगा। तो एफएसएच ज़्यादा हो गया होता है पोस्ट मेनोपॉजल। एफएसएच का ताल्लुक एस्ट्रोजन से होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच का ताल्लुक प्रोजेस्टेरोन से होता है। एफएसएच और एस्ट्रोजन का साथ होता है, एलएच और प्रोजेस्टेरोन का साथ होता है। हेल्प सिंड्रोम, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें तीन चीज़ें होती हैं हेल्प सिंड्रोम में, एक होती है हिमोलिसिस,
एच बी कम हुआ होगा, एक होता है एल एफ टी ज़्यादा, ए एल टी एस टी बढ़ा होगा, प्लेटिलेट्स कम, लाख से कम प्लेटिलेट्स होंगे, 1 लाख से कम। ये हेल्प सिंड्रोम ये प्रेगनेंसी के अंदर होता है। 32 वीक्स के बाद वाली अक्सर प्रेग्नेंट फीमेल्स का ऑप्शन इसमें होगा, बताया होगा कि 32 से ज़्यादा प्रेगनेंसी हो गया। अब 32 से ज़्यादा प्रेगनेंसी के अंदर ना मुख्तलिफ चीज़ें एमसीक्यूज में आती हैं। एक हेल्प सिंड्रोम, एक प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, एक कोलसिस्टिक जॉन्डस ऑफ प्रेगनेंसी। ये तीन चीज़ें बड़ी कॉमनली होती हैं। जो प्री एक्लेम्सिया उसका ताल्लुक हाइपर टेंशन से होता है और उसका ताल्लुक सीज करने से होगा। इक्लेम्सिया में असल में सीज होता है। तो प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया जो है उसके अंदर वो हाइपरटेंशन पे जोर देगा, प्रोटीन यूरिया पे जोर देगा, और सीज के आसपास सीज करेगी पेशेंट, इस पे जोर देगा। ओके। हेल्प के अंदर उसमें हिमोलिसिस मिल रही होगी, एलएफटी ज़्यादा मिल रहे होंगे, लो प्लेटलेट मिल रहे होंगे। सही हो गया। पॉलीसिस्टिक जॉन्डिस और प्रेगनेंसी के अंदर आपको कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, हाँ कॉन्जुगेटेड ही ज़्यादा बनता है उसमें, कौन वो ज़्यादा बन रहा होगा क्योंकि हार्मोनल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिस्टर्बेंस होती है पॉलीसिस्टिक जॉन्डिस और प्रेगनेंसी के अंदर, जिसकी वजह से जो लिवर है, लिवर से गैल ब्लैडर तक पहुंच नहीं पा रहा होता, उधर से फिर ब्लड में चला जाता है, कुछ इस तरह का मसले मसाइल हो रहे होते हैं उसमें। तो ये तीन है जो एमसीक्यूज में आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। सही है, फिर आप आंसर लगा के आते हो। अच्छा, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट जो आपके डायाफ्राम है ना, उसका जो सेंटर है, सेंट्रल टेंडन सोचो, सेंटर है वहां पे मीडियन आर्कुएट लिगामेंट होता है। ओके। कंजेनिटल ट्रोक्सोप्लास्मोसिस, एचपीवी। अच्छा, एक और एचपीवी के रिलेटेड एमसीक्यूज आता है। आपको पता है कि जो एचपीवी वैक्सीन है, ये मुझे बताएं कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है कि मेल्स के लिए भी होती है एचपीवी वैक्सीन? कैन समवन टेल मी? ये फीमेल्स के लिए होती है कि मेल्स के लिए भी होती है एचपीवी वैक्सीन? आजकल जिस पे इतना प्रोपागेंडाज भी चले और हर चीज़ चला, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है कि मेल्स के लिए भी होती है? बिकॉज आई हैव गिवन द रॉयल कॉलेज एग्जाम्स एज वेल। तो हाँ, हमने फीमेल्स ही सुना होता है, ये मेल्स में भी होती है। ये- जो यूके है ना, आपका यूके में 12 साल, 9 साल से 14 साल, 12 साल, 12 साल के बच्चों को, मेल को और फीमेल को दोनों को लगती है ये। सही है, दोनों को लगती है। क्यों? मेल उधर अल्कोहल, स्मोकर्स, ये सारी चीज़ें कॉमन है, दीज थिंग्स आर कॉमन। एंड एचपीवी कैन कॉज ओरल कैंसर एज वेल। ये ओरल कैंसर भी करवाता है। एचपीवी इज नॉट एसोसिएटेड विद सर्वाइकल कैंसर ओनली, इट कैन कॉज ओरल कैंसर एज वेल। दैट्स वाई दिस वैक्सीन इज बोथ इन यूके। यूके के अंदर ये दोनों लगती है। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। सही हो गया। ये दोनों दोनों को होती है। तो ये एमसीक्यूज क्वेश्चन आया होगा इस बारी कि जो ओरल कैंसर है वो किस वायरस से हो रहा है। उसने कहा कि पेशेंट है वो गुटखा, नाक, वरना हमेशा गुटके वगैरह, और ये ओरल कैंसर कराची के अंदर हर टाइम गुटखा होता है, बंदा इधर मर रहा होता है, वो गुटखा खाना अपना फर्ज समझते हैं। तो उसके अलावा ओरल कैंसर याद रखना है कौन सा वायरस करवाता है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, तो ये एचपीवी करवाता है। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये एक एमसीक्यू था, ये मुझे नहीं पता कि बहुत लोग क्यों गलत करते हैं। वो ये आप पूछता है कि मोस्ट स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, मोस्ट स्पेसिफिक, यानी एक चीज आ रही है, वो देख के मार रहा है कि भाई मैंने इसको मारना ही मारना है। एक चीज तो होती है ना सबको मार दिया, एक इसको मारना है, मैंने इसको मैं नहीं मारना है। तो ये लिम्फोसाइट करते हैं, ये स्किन नहीं करती। इसका आंसर हर बंदा पता नहीं स्किन क्यों लगाता है। ये स्किन नहीं करती, ये लिम्फोसाइट करते हैं। स्किन इज अ जनरल रिस्पॉन्स, म्यूकस इज जनरल रिस्पॉन्स, एसिड इज जनरल रिस्पॉन्स। जो आपका स्टमक के अंदर एसिड है, जनरल है, उसको नहीं पता, उसके पास जो आएगा मार देगा। स्किन है वो जनरल है, जो गंदगी बाहर आएगी उसको वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। बट योर दैट इज नॉट जनरल, जो एक आपको बता दिया मैंने। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट इज स्पेसिफिक, यू शुड नो अबाउट। एरिथीमा, कहीं पे भी जो एरिथीमा होता है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे अपने आप को भी मारो तो रेडनेस होगी, दैट इज ड्यू टू वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन होती है तो वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बहुत कॉमन आता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो,
अगर कोई पेशेंट का एमसीवी कम है, माइक्रोसिटिक अनीमिया वाली जो पिक्चर है, लेट्स एमसीवी कम है, एमसीएच कम है, और फेरिटिन कम है, सब कुछ कम है, तो ये कौन सा अनीमिया होगा? पेंसिल शेप सेल है, ये कौन सा अनीमिया होगा? एमसीवी भी कम है, एमसीएच भी कम है, फेरिटिन भी कम है, सब कम है, कौन सा अनीमिया होगा? दैट इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अब वही पेशेंट का मैं बताता हूँ, एमसीवी भी कम है, एमसीएच भी कम है, एचबी भी कम है, फेरिटिन ज्यादा है, अब कौन सा अनीमिया होगा? ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये दोनों ही एमसीक्यू क्वेश्चन आए हैं। खैर, तीनों कम है, फेरिटिन ज्यादा है। यस, वेरी गुड, थैलेसीमिया। ये एमसीक्यू थैलेसीमिया का करके आता है, तो ये याद रखना है। तीनों कम है, फेरिटिन ज्यादा, थैलेसीमिया। ओके। फिर एक और एमसीक्यू क्वेश्चन जो आया है वो एचसीजी के रिलेटेड आया है। एचसीजी, एचसीजी, जब एक एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट हो गया, मॉडुला बना, ब्लास्टोसिस बना, ब्लास्टोसिस इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांट होने के बाद वो एचसीजी रिलीज करते हैं। वाई इट रिलीज एचसीजी? व्हाट्स द रीजन? वो एचसीजी रिलीज करता है ताकि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया जा सके। बेसिकली इट प्रोटेक्ट द कॉर्पस ल्यूटियम, ताकि कॉर्पस ल्यूटियम 10 से 12 वीक्स तक प्रोजेस्टेरॉन दे, उसके बाद प्लेसेंटा अपना प्रोजेस्टेरॉन खुद बनाएगा। मुझे ये बताएं कि एचसीजी कितने वीक्स तक प्रोड्यूस होता है? दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चन। एचसीजी प्रोड्यूस टिल 10 वीक, दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चन। और याद रखना है कि ऑप्शन में ना वो लिखते हैं एचसीजी इनवॉल्यूट्स द कॉर्पस ल्यूटियम। नो, एचसीजी नॉट इनवॉल्यूट्स, एचसीजी मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम, वो मेंटेन करता है। इन्वॉल्यूशन का मतलब होता है खत्म करना, तो ये बात याद रखना है। अच्छा, एक और बड़ा एमसीक्यू क्वेश्चन कॉमन आता है, वो कहते हैं ये, अब देखें, मैं रैंडम एमसीक्यूज, आप कह रहे हो यार ये रैंडम एमसीक्यूज क्यों करवा रहे हैं सीधे। देखें, पेपर आपका होना है 1 से 2 दिन बाद, मैक्सिमम कल होगा, परसों होगा, उससे अगले दिन होगा, उधर रैंडम एमसीक्यूज आने हैं, इसलिए मैं रैंडम करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ब्रेन स्टॉर्मिंग हो। मुझे बताएं, भूल गया मैं। हाँ, लो पिच, लो पिच वॉइस, लो पिच वॉइस उन्होंने कहा है, उन्होंने लो पिच वॉइस प्लस होर्सनेस दोनों हो रहा है। मुझे बताएं, लो पिच वॉइस और होर्सनेस है किस नर्व के डैमेज की वजह से हो गया? Low pitch voice and hoarseness, which nerve is damaged? ये देखना, ये सारे गलत करते हैं। अब ऐसे तो नहीं पूछ रहा मैं। देखो, मैंने ये कहा तो एक्सटर्नल रेंजर कहने लग गए सारे, पहले सही कह रहे थे शायद। लो पिच वॉइस एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व के डैमेज की वजह से ही होती है, नॉट रिकरेंट लेरिंजियल। क्यों? क्योंकि जो आपकी एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व होती है वो सप्लाई करती है क्रिकोथाइरॉइड को। क्रिकोथाइरॉइड क्या करता है? वोकल कॉर्ड को खींचता है। जब खींचता है तो पिच ज़्यादा होती है। तो याद रखना है, जो आपका लो पिच वॉइस है, इट इज बेसिकली ड्यू टू डैमेज ऑफ एक्सटर्नल laryngeal nerve with डैमेज, जिसका डैमेज क्रिकोथाइरॉइड को डैमेज करता है। दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन यू शुड नो। अगर हाई पिच होता लेकिन साथ होर्सनेस होती, तो फिर आपकी रिकरेंट laryngeal nerve होती, क्योंकि ये दोनों ही बहुत कॉमन एमसीक्यू क्वेश्चन है, एंड यू शुड नो अबाउट इट। अच्छा, ई स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस के रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, उसमें ई कोलाई होता है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर अच्छा, एक और एमसीक्यू जो आई के रिलेटेड मैंने देखा था, वो है कि आंख के पीछे वाली साइड पे हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट के आंख के पीछे आपको रेटिना के अंदर क्या मिलेगा? दैट वर द हार्ड एक्सुडेट्स, दैट वर द हार्ड एक्सुडेट्स, राइट, हार्ड एक्सुडेट्स मिलते हैं। तो ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वहाँ पे एवी निकिंग भी आपको मिलती है, हार्ड एक्सुडेट में मिलती है, और ऑप्शन में हार्ड एक्सुडेट होता है, सॉफ्ट एक्सुडेट होते हैं, और भी 2-3 ऑप्शन होते हैं, लेकिन हार्ड एक्सुडेट इज़ द राइट आंसर, राइट। अच्छा, फिर आता है कि एक फीमेल है, उसके पिडेंडल नर्व ब्लॉक करनी है, प्रेगनेंसी है और अब डिलीवरी करनी है, तो क्या लैंडमार्क होता है? तो पिडेंडल नर्व ब्लॉक का लैंडमार्क इज इशियल स्पाइन।
ओके, सो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। फिर अच्छा, ये एमसीक्यूज बायोकेमिस्ट्री का आता है। हाइलन कार्टिलेज है, बिल्कुल शफाफ नजर आ रही है शीशे की तरह। शीशे की तरह साफ है, किस वजह से? गैग्स। ऑप्शन में असल में उन्होंने प्रोटियोग्लाइकेंस भी दिया होता है, गैग्स भी दिया होता है, वो बड़ा कंफ्यूजन वाला ऑप्शन होते हैं, तो वो गैग्स होते हैं। अच्छे अच्छे बेटे। फिर स्वीट टेस्ट, मीठा टेस्ट किसकी वजह से आता है? गस्टेड गस्ट्यूसिन, किस पाथवे, IP3 पाथवे? ये भी आया है, इसी बार आ रहा है, पहले भी आया हुआ है एक दो बारी। गस्ट गस्ट्यूसिन विद IP3 पाथवे, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सही हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। लो एच बी हाई फेरिटिन थैलेसीमिया, लो एच बी लो फेरिटिन IDA। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, क्या ड्रग देनी है? मेट्रोनिडाजोल। फार्मा थोड़ी सी रिवाइज करवा दूं आप लोग को, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जितना मुझे याद है सोच सोच के। एक एक टॉपिक का नाम बोलो, मैं उधर से सोचता हूँ कि क्या क्या उसमें से आ सकता है। जो सिर्फ आई यील्ड बताऊंगा, ज़्यादा मैंने कुछ बताना नहीं है। CNS, मुझे ड्रग्स का नाम बोलते रहना इस तरह तो मुझे नहीं याद आएगा। CNS में बताता हूँ, फिनाइटोइन। फिनाइटोइन का हाई यील्ड क्वेश्चन, फिनेटोइन का हाई यील्ड क्वेश्चन आता है, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, जो हाइपरप्लेजिया है दांतों का, जिंजिवा का। दिस इज द MCQ क्वेश्चन जो कि आता है, याद रखना। इस बारी जो MCQ क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें एक था, उसमें मायोक्लोनिक सीजर हो रहे थे। मायोक्लोनिक सीजर होते हैं कि ना, एक बाजू, लेट्स सपोज बाजू के ये मायोक्लोनिक, योर मसल्स आर बेसिकली कॉन्ट्रैक्टिंग, पेशेंट इज कॉन्शियस एंड मायोक्लोनिक, एक लिम्ब के हो रहे हैं। उसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इंडिकेटेड क्या होता है उसमें। मायोक्लोनिक के लिए आप सोडियम वेलपोरेट देते हो। सोडियम वेलपोरेट ना बड़ी अच्छी ड्रग है, बड़े मसले करवाती है, लेकिन बड़ी अच्छी ड्रग है हर तरह की चीज़ में, मायोक्लोनिक में। लेकिन कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? ये MR कैम में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी मेडिसिन का जो रॉयल कॉलेज का है। इसमें दो ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, एक कार्बामेजापिन, एक फिनाइटोन। Carbamazepine and phenytoin are contraindicated in myoclonic seizure. That can be juvenile myoclonic, that can be any type of myoclonic. So if there is a myoclonic seizure in which the muscle, one group of muscles is contracting irregularly, so that is phenytoin or carbamazepine which are contraindicated. ज़्यादातर कार्बामेजापिन ऑप्शन में दिया होगा। पहला क्वेश्चन। अच्छा जी, एंटीबायोटिक्स में भी कितनी क्लासेस है? एंटीबायोटिक्स पे टेट्रासाइक्लिन आया था, टीथ डिस्कलरेशन करवाती है। फिर आपके पास आ जाता है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, इसमें से लिवर कौन कौन सा डैमेज करवाती है? हेपेटोटॉक्सिक कौन सी होती है? आइसोनाइजिड भी होती है हेपेटोटॉक्सिक, रिफेम्पिसिन भी होती है, पायराजिनामाइड भी होती है। एथन ब्यूटल नहीं होती। आई को कौन सा मसला करती है? वो एथन ब्यूटल करवाती है। ओके, एथन ब्यूटल आई का मसला करवाती है, वो रेड ग्रीन सा जो होता है, वो एथन ब्यूटोल का मसला होता है। आइसोनाइजिड के साथ कौन सा विटामिन देते हैं? विटामिन B6 इज गिवन along with isoniazid। विटामिन B6 का एक MCQ आता है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके हैं वो कौन सा विटामिन बनाता है? बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर आर फॉर्म बाय विटामिन B6, ये MCQ आता है। और फिर आपके जो कॉमनली आता है, हाँ, जो पेनिसिलिन्स होती हैं वो किस पे काम करती है? वो बेसिकली सेल वॉल के अगेंस्ट काम करती है। जो टेट्रासाइक्लिन है वो किस पे काम करती है? वो प्रोटीन के अगेंस्ट काम करती है, ये आता है। फिर ट्रेवलर डायरिया, ट्रेवलर डायरिया में कौन सी ड्रग यूज होती है? जिथ्रोमाइसिन यूज होती है। फिर बड़ा कॉमन MCQ, कौन सी ड्रग है जिससे टेंडन रप्चर होता है, टेंडन टूट जाता है? ये तो आप लोग को आता ही होना चाहिए, ये अभी इसमें कोई ऐसी ड्रग रह नहीं गई टेंडन रप्चर वाली। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स, राइट, टेंडन रप्चर करवाती है। दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर आ जाता है आपकी एंटीबायोटिक में जिथ्रो, जो कॉमनली है मैं तो वही बता रहा हूँ। अच्छा, अगर मेनिंजाइटिस में पूछे कि कौन सी ड्रग यूज होती है, तो सेफ्ट्राइक्सोन। ओके। अच्छा, फिर HIV की ड्रग में दो थी, अब उनके नाम भी बड़े मुश्किल होते हैं। एक ड्रग पूछी जाती है जो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती, एफावेरेनिस समथिंग नाम होता है, वो प्रेगनेंसी में नहीं देते। ओके, तो ये आना चाहिए। एंटी कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग में जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स आती हैं
उसमें साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड कैन कॉज हेमरेजिक सिस्टाइटिस, दैट इज इंपॉर्टेंट. Methotrexate, very important drug that can cause folic acid deficiency, folate deficiency. That is important. Pyridoxine that can cause pancreatitis, very important. Doxycycline that can cause cardiomegaly, very important. Baclofen that can cause baclofen होती है कोई होती है बिसल्फन, सॉरी बिसल्फन होती है, that can cause pulmonary fibrosis. वेरी गुड. इंडेनावीड, ये इंडेनावीड एक ड्रग होती है, एचआईवी की होती है, ये किडनी स्टोन्स करवाती है, क्रिस्टल यूरिया. फिर ए साइक्लोवीर, ए साइक्लोवीर भी क्रिस्टल्स की वजह से नेफ्रोपैथी करवाती है. तो ये इंपॉर्टेंट है. इजिथ्रो, ट्रेवलर्स डायरी में इजिथ्रो इज मोर कॉमन. तो ये है जेंटामाइसिन. जेंटामाइसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जेंटामाइसिन दो वजह से इंपॉर्टेंट है. एक तो जेंटामाइसिन ऑटोटॉक्सिक होती है, और दूसरी जेंटामाइसिन मायस्थीनिया ग्रेविस में नहीं देनी होती. दिस इज एमसीक्यूज क्वेश्चन. जेंटामाइसिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मायस्थीनिया ग्रेविस. दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सो ये दो जेंटामाइसिन के रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है. और जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन के ये दो है, और ये एनारोबिक्स के खिलाफ काम नहीं करती क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, माइनोग्लाइकोसाइड है ये. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया. और कोई ड्रग का नाम ले. एंटी डायबिटिक लीना ग्लिप्टन, इसका एमसीक्यूज आ रहे हैं. लीना ग्लिप्टन जो होती है उसकी रीनल एक्सक्रीशन नहीं होती, दैट इज एमसीक्यूज क्वेश्चन. लीना ग्लिप्टन बेसिकली एक्सक्रीट फ्रॉम वो फीसेस. फिर वो पूछते हैं कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो वेट कम करने के लिए यूज हो रही है, जो गोलू मोलू लोग यूज करते हैं. कौन सी यूज करते हैं आजकल? ओजेम्पिक. ओजेम्पिक में होता क्या है? सीमाग्लूटाइड. सीमाग्लूटाइड होता है. ओके. SGLT2 वेरी इंपॉर्टेंट. SGLT2 का ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जो लोगों को नहीं पता होता, बड़े कम लोगों को पता होता है. वो होता है यूग्लाइसीमिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. SGLT2 यूग्लाइसीमिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस करवाता है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एमसीक्यूज में आता है. ये लोगों को नहीं पता, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो कि इस ड्रग को ना बड़ा सम टाइम बना रहा होता है, क्योंकि ये फोर पिलर, SGLT2 इज अमंग द फोर पिलर्स जो कि हार्ट फेलियर की ड्रग्स में इस्तेमाल होती है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग. तो SGLT2, और SGLT2 के बाद यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत होती है, क्योंकि SGLT2 ग्लूकोज को बाहर निकालता है, तो वहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो SGLT2 का ये इंपॉर्टेंट है. फिर आ जाती है मेटफॉर्मिन. मेटफॉर्मिन के दो एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है. एक लैक्टिक एसिडोसिस करवाती है, और दूसरी मेटफॉर्मिन का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी करवाती है. मेटफॉर्मिन के ये दो एमसीक्यूज आते हैं. हो गया. मेटेलिक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैंने इतना देखा नहीं है. तो ये एमसीक्यूज हो गए एंटी डायबिटिक के भी. ये 5 7 10 एमसीक्यू जो बताए हैं, इनमें से एक आध जरूर आ जाता है. और एक आध जरूर आता है. एंटी डायबिटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से आ रहे होते हैं. बाकी आ जाते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स. MI, मायोकार्डियल इंफार्क्शन. MI हो गया पेशेंट को. एंटी थ्रोम्बोलिटिक कौन सी ड्रग देंगे? स्ट्रेप्टोकाइनेज. टिश्यू, TPA, टिश्यू प्लाज्मोजिन, प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर जिनके अंदर आते हैं एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज. ये पाकिस्तान है तो स्ट्रेप्टोकाइनेज ही ऑप्शन में आता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल वो होती है, दूसरी महंगी बहुत है. तो स्ट्रेप्टोकाइनेज. इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका अल्लाह भला करे होता है, वो पूछते हैं कि एंटी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग किस क्लॉटिंग फैक्टर पे जाके काम करती है, किस चीज़ पे काम करती है. तो आपने क्या याद करना है? तो आपने देखा ट्रोम्बोलिटिक है, मायोकार्डी MI हुआ है, TPA दे रहे हैं. TPA का फुल फॉर्म क्या है? टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर. तो किसको एक्टिवेट करेगी? एंटी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग किसको एक्टिवेट करेगी फिर जाके, अगर इसका नाम में टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, तो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में बना देगी ना. तो हाउ यू कैन रिमेंबर दिस. तो ये एक इंपॉर्टेंट है. अच्छा, AML CML ALL. अच्छा, इसके भी 4 5 ही पॉइंट है, इसका कौन सा मुश्किल है. AML के अंदर MCQs में हमेशा ओवर रोड्स, AUER ओवर रोड्स, ये MCQs में आते हैं 1 पॉइंट.
जो याद रखना है, इसके अलावा मैंने नहीं देखा एएमएल में कुछ। आओ, CLL, CLL, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, इसके अंदर स्मज सेल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मज सेल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं CML, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, CML इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। CML में एक पॉइंट आपने याद रखना है, इसकी ट्रांसलोकेशन फिलाडेल्फिया 922, ये MCQs क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, इस बार भी आया है 922। CML के अंदर कौन से वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं? बेजोफिलिया, बेजोफिल्स ज़्यादा होते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, इसमें लैप, जो, मुझे उसका एग्जैक्ट फॉर्म याद नहीं है, लैप जो होता है वो कम होता है, सही हो गया, वो कम होता है। और इसको डिफ्रेंशिएट आप करते हो ल्यूकोमोइड रिएक्शन के साथ। 3 पॉइंट याद रखो CML के। और इसमें स्प्लीनोमेगैली होती है, मैसिव स्प्लीनोमेगैली, मैसिव स्प्लीनोमेगैली, CML के अंदर 922 ट्रांसलोकेशन, CML के अंदर बेजोफिलिया, बेजोफिलिया, ये तीन चीज़ें, CML खत्म। हॉजकिन लिम्फोमा याद रखना, हॉजकिन लिम्फोमा में इओसिनोफिल ज़्यादा होते हैं, इसका ये MCQ क्वेश्चन है, रीड स्ट्रेनबर्ग सेल और साथ इओसिनोफिल सेल याद रखना। AML का ओवरडोज होते हैं। अब हमारे पास ALL, बच्चों का अगर सबसे कॉमन पूछते हैं ना कार्सिनोमा ब्लड का, तो वो ALL होता है, बच्चों में सबसे ज़्यादा ALL होता है। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन द इमरजेंसी एट एक्यू, सो दैट टाइम ALL बहुत ज़्यादा था, बहुत आता है उसके बड़ी। अच्छा प्रोग्नोसिस इतना बुरा नहीं है अगर अच्छा तरह से देखा जाए, लेकिन ALL इज़ वेरी कॉमन, तो ये बच्चों के अंदर पूछते हैं। ALL बच्चों के अंदर बड़ा कॉमन होता है, बस ये इसका याद रखना है, इसमें से यही आता है, ये चार, इन चार में से यही 5 चीज़ें आनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। मैंने नहीं कभी कुछ देखा, आप लोग देखें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, और कोई चीज़ स्पेसिफिक करके पूछ लें, क्योंकि इस तरह तो बहुत कुछ है। मुझे पता है ये मुश्किल टॉपिक था, जो ये 5-6 चीज़ें आप लोग को याद रहेंगी, तो ये आपको पेपर में आती होंगी। और कोई चीज़, कोई ड्रग कोई रहती हो, स्टेटिन, स्टेटिन मसल्स में दर्द करवाते हैं, माइल्जियास करवाते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री मैं ज़रूर बताना चाहूँगा 5-10 चीज़ें, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री बहुत आ रही है, जो 3-4 चीज़ें बताई हैं उसमें से बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, डिसइंफेक्शन वाला ना, एक बार पढ़ लेना मुझे खुद। एक तो पास्चराइजेशन होता है 72 डिग्री पे 15 सेकेंड के लिए, ये पास्चराइजेशन होता है। ऑटोक्लेविंग होता है, वो 121 डिग्री पे 3 दिन के लिए, जहाँ तक मुझे याद है, एक बार पढ़ लेना। फिर आपके पास होता है 2% ग्लूटाल्डिहाइड यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। और जो चीज़ों के अंदर हम केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पे गैमा रेडिएशंस का इस्तेमाल होता है, तो ये इस तरह से यूज़ होती हैं, ये 4 चीज़ होती है। देखिए, अभी तो मैं इतना कुछ नहीं करवा सकता, बाकी जो हमारे सेशन है, जो मेरे अपने लेक्चर्स है फर्स्ट एड के, जो, उसमें तो बहुत कुछ करवाया हुआ है, तो आप लोग वो सुन सकते थे। लेकिन अभी यही है जो सबसे तेज़ी से करवाया जा सकता, तो मैं करवा रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा कोई चीज़ तेज़ी से नहीं हो सकती। अच्छा, वाइटामिन में मैं बस एक एक लाइन बताऊंगा सारे वाइटामिन की, जो आप लोग को हाई यील्ड पता होनी चाहिए। विटामिन ए में से क्या क्या आपको पता होना चाहिए? बाइट आउट स्पॉट्स, जीरोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके। एब्डोमिनल ट्रॉमा का क्या क्या आ रहा है, मुझे एक बारी लिस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें चैट में, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है उसमें। अच्छा, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अच्छा, विटामिन ए में नाइट ब्लाइंडनेस होती है, बाइट आउट स्पॉट्स होते हैं, 2 चीज़ें बस याद रख लो, इन्हीं में से MCQ आएगा। फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन आपके जोजिनम में एब्जॉर्ब होता है, जोजिनम में, ज़्यादातर जोजिनम में एब्जॉर्ब होते हैं, राइट। फैट सोल्यूबल विटामिन मिसल्स के साथ एब्जॉर्ब होते हैं, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी में से रिकेट्स वगैरह आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट उस तरह से नहीं है। विटामिन ई, विटामिन ई, देखें, विटामिन
ई की हाई डोज विटामिन के खिलाफ काम करती है, ये मैंने अभी आपको बताया था। विटामिन ई और विटामिन के आपस में एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और विटामिन ई की डेफिशिएंसी हिमोलिटिक अनीमिया करवाती है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। विटामिन ई के जो फीचर्स होते हैं और विटामिन B12 के जो फीचर्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन विटामिन ई में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होते, विटामिन B12 में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। ये दो तीन चीज़ें हैं, सर घूम रहा होगा लेकिन ये चीज़ें हैं। विटामिन सी के बारे में आ जाए तो आपके पास विटामिन सी इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी कोलेजन की फॉर्मेशन वगैरह करवाता है। ओके, विटामिन B1, अच्छा थायामीन, बेरी, विटामिन B2, विटामिन B3 सबसे ज़्यादा आता है, नायासिन। वाइट प्लेग्रा सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लेग्रा के अंदर डायरिया, डिमेंशिया और डर्माटाइटिस होता है, तीन चीज़ें होती है। तीन चीज़ें हैं, B3 में होगी। B3 का नाम नियासिन होता है। दिस इज MCQ क्वेश्चन। कौन सा विटामिन न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है? विटामिन B6 बनाता है। कौन सा विटामिन अंडे की सफ़ेदी खाओ तो कम होता है? बायोटिन कम होता है, B7। सही हो गया। ये 5-10 MCQs है जो इंपॉर्टेंट है। विटामिन B9 और 12 तो आपको आने चाहिए, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों ने कर लिया। अच्छा, ट्रॉमा। ट्रॉमा में दो चार चीज़ें याद रखें। अगर आपसे कहता है कि हमने एक बंदे का अल्ट्रासाउंड किया, उसको चोट लगी थी लेफ्ट साइड पे, वो पूछता है लेफ्ट साइड के चेस्ट पे या लेफ्ट अपर रीजन में, तो स्प्लीन डैमेज होती है। जब भी लेफ्ट फोसा का डैमेज होगा ना तो स्प्लीन का डैमेज है। और जब वो राइट कहेगा तो राइट का हेपेटिक लिवर का डैमेज। तो ये डैमेज इज इंपॉर्टेंट। दो ये इंपॉर्टेंट है। अब स्पेस कौन सी होती है? सब जो क्या कहते हैं, मॉरिसन्स पाउच होता है, हेपेटोरीनल पाउच, ये राइट आइलिक फोसा वाली साइड पे होता है। जो लेफ्ट आइलिक फोसा होता है उस पे आप स्प्लीनोरीनल एंगल देखते हैं, स्प्लीन और किडनी का एंगल। राइट साइड पे लिवर और किडनी का एंगल, उसके दरमियान में फ्लूइड देखते हैं। लेफ्ट साइड पे स्प्लीन और किडनी के दरमियान फ्लूइड देखते हैं। देखना, किडनी कांस्टेंट है दोनों साइड में, एक साइड पे लिवर है, दूसरी साइड पे स्प्लीन है। तो ये देखते हैं। ये MCQ क्वेश्चन आता है क्योंकि ये इमरजेंसी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रॉमा। ओके, तो ये अब्डोमिनल ट्रॉमा में अगर जो बता रहे हो उसमें ये दो तीन चीज़ें कॉमन है। अगर वो कहते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के पोस्टीरियरली ब्लीड कर रहा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के पोस्टीरियर ब्लीड कर रहा है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के पोस्टीरियर गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी होती है। अगर वो कहते हैं कि थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के पोस्टीरियरली ब्लीड कर रहा है, तो या एओर्टा होगी या इंफीरियर वेना केवा होगी। सही हो गया, तो ये MCQ आ सकता है। तो दिस इज सो, अभी मुझे काम है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। डू गिव योर राय इन कमेंट सेक्शन दैट इट हेल्प्ड यू और नॉट। सो आगे भी हम इंशाल्लाह फिर करवा देंगे। डू टेल, क्योंकि अगर मैंने आप लोग के लिए टाइम निकाला है, तो आई बिलीव यू पीपल कैन ब्रिंग 1 minute आउट ऑफ योर प्रेशियस स्केड्यूल। आई नो दैट यू पीपल हैव SCPS tomorrow or a day after tomorrow. Last advice for you people for FCPS, जब आप बैठे हो FCPS के अंदर, नेवर थिंक कि मुझे नहीं आता, नेवर थिंक मैं फेल हो जाऊंगा। फिर तो फेल हो गए ना अगर सोच लिया। ऑलवेज थिंक मुश्किल पेपर है, बाकियों का भी हो रहेगा, इकट्ठे हो रहेंगे। जब आप याद रखें, जब आप इस सोच के साथ बैठ के पेपर कंप्लीट करते हो ना, उसके बाद जितने रोने करने का कर लेना। पेपर के दौरान फोकस्ड रहो, हमेशा फोकस्ड रहो। मुझे पता है बड़ा घटिया पेपर आते हैं कुछ, कभी बहुत अच्छे भी आ जाते हैं, कभी बहुत घटिया भी आ जाते हैं। आई हैव सीन पीपल विद स्टेप्स जो कि फेल होते हैं। जब मैंने अपना रेडियो वो दिया था, मेडिसिन का दिया था, तो मुझे पता है कि मैंने जब पहले दिया था बड़ा इजी पेपर था, लाइक मैं 180 MCQs लगा आया था, मुझे आते थे वो। मैं बताना चाह रहा हूँ कि सम टाइम ईजी पेपर भी आ जाता है, सम टाइम मुश्किल भी आ जाता है। तो उस टाइम ये बैठ के नहीं सोचना कि यार मैंने प्रिपेयर थोड़ा ज़्यादा कर लिया था, काश मैं पास हो जाता। उस टाइम अगर आप लगाओगे, आई हैव सीन पीपल जिनके 130 140 सही में है और दे पास्ट। वाई? बिकॉज द क्राइटेरिया इज़ डिफरेंट। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि पेपर में बैठ के नहीं रोना कि क्या हो गया,
कैसा पेपर आ गया, बड़ा मुश्किल आ गया, बाद में जितना रोना है रो, मेरी तरफ से बात का मसला नहीं, पेपर में नहीं करना कुछ। अच्छा, स्किप करने का तरीका। पेपर जब सामने आ गया है, गौर करो, पढ़ो एमसीक्यूज, टाइम होता है, एमसीक्यूज करते जाओ। जो टाइम आपको लगता है कि ये एमसीक्यूज मेरा ज़्यादा टाइम खा जाएगा, उसको छोड़ो, स्किप कर दो। जो एमसीक्यूज आपको बिल्कुल नहीं आता, स्किप कर दो, जो बिल्कुल नहीं आता उसको उस टाइम तुक्का ना मारो। सम टाइम ये होता है कि आप अगली अटेम्प्ट में जब आते हो ना स्किप करके, बाकी आपने कर लिया होता है, कभी कभी आपको अगले किसी एमसीक्यूज में हिंट मिल जाता है पिछले एमसीक्यूज का। सम टाइम सिरेटस इंटीरियर का एमसीक्यूज आ गया, उन्होंने एक एमसीक्यूज में खुद बताया कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज है, कौन सा मसल डैमेज होगा। पहले हो सकता है आपको नाम ना याद आ रहा हो, आगे आपने पढ़ा हो, उसकी वजह से आपको याद आ जाए, उसके फंक्शन से आपको याद आ जाए। तो हमेशा कोई एमसीक्यूज नहीं आता उसको स्किप करो और एंड पे करो। तो ये आप लोगों ने करना है। आखिरी दिन अगर आपका कल पेपर है, तो फिर तो सिर्फ रिकॉल्स को रिवाइज करो। अगर आपका एक दो दिन बाद पेपर है, एक रजिस्टर उठाओ, रिकॉल्स में से जोन से रिकॉल्स आपको नहीं याद हो रहे उनको लिख लो। मतलब 100 रिकॉल है ना, उसमें से 30 रिकॉल हो सकता है जो आपको मुश्किल लगते हो, बाकी 70 रिकॉल आपको कि हाँ ये मुझे आते हैं। ये 40 रिकॉल आपको मुश्किल लग रहे हैं, 70 आप कहते हैं मुझे आते हैं। जो आपको मुश्किल लग रहे हैं ना उनको लिख लो, जब लिखोगे आपका वो गलत नहीं होगा, वो आपके पेपर में आएगा। और फिर जब जाने लगोगे पेपर देने, तो आधा घंटा घंटा 2 घंटे लगाओगे तो आपके वो रिवाइज दोबारा से वो वाले रिकॉल्स हो जाएंगे जो आपको नहीं समझ आ रहे थे। तो रिकॉल्स को हमेशा करने का ये तरीका होता है, ये तरीका नहीं है कि मैं सारे बैठ के पढ़ते ही जाऊँ। वो पढ़ते जाओगे तो वो स्किप हो जाएंगे। तो दूसरी आप लोगों ने ये चीज़ करनी है। ओके। फिर उसके अलावा आप लोगों ने अल्लाह पे भरोसा करना है, और जो मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा जो चीज़ अप्लाई किया, वो आखिरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम चलते हैं। वो ये है कि दो काम करके आपने पेपर देने जाना है। पहला काम, आपने सूरत यासीन लाजमी सुननी है। हर बंदे का अपना बिलीव है। वो सुनने का मकसद ये होता है कि आप हर चीज़ खुद नहीं ले सकते। दिस इन दिस वर्ल्ड यू कैन नॉट टेक एवरीथिंग ऑन योर हार्ट, यू कैन नॉट टेक एवरी प्रेशर ऑन योर ब्रेन। कुछ चीज़ें आपको एट द एंड अपने दिल से उठा के अल्लाह के भरोसे छोड़नी। तो सूरह यासीन पढ़ने का यह मकसद नहीं है कि आप सोचो कि उसकी वजह से मैं पास हो जाऊंगा, नहीं। उसका मकसद यह है कि जो आपने कर लिया वो आपने कर लिया, नाउ यू, आपने वो सारी चीज़ें अब अल्लाह के हवाले सौंप दिया। क्या मैं जाके दूंगा, बाकी अब अल्लाह ने संभालना है, वो खुद ही संभाल लेगा। और दूसरी चीज़, सदका दो जाने से पहले, जाते हुए उस दिन दो, सेम डे पे दो। बस ये दो चीज़ें करो, इससे ही होगा कि आपकी मदद होगी। कुछ चीज़ें ऐसी होगी, मदद में तुक्के भी होते हैं ना, तुक्के आपके सही हो जाएंगे। हो सकता है 6 तुक्के आपके सही हो गए और आपके 6 एमसीक्यू सही होने की वजह से आप पास हो गए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आखिरी दिन पे हर चीज़ अपने ऊपर लेके ना जाओ, और ये सोच के ना जाओ कि मैं फेल हो जाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह यू ऑल पीपल विल पास। आई बिलीव कि आप सब पास हो जाओगे। और डू गिव योर रिव्यूज, इट्स गोइंग टू हेल्प मी ऑलवेज। मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, बहुत से लोगों को नहीं भी समटाइम पता होता। तो इंशाल्लाह विल मीट समडे विद अनदर लेक्चर। अगर कल टाइम मिला तो कल मैं दोबारा से बाकी रिकॉर्ड्स करवा दूंगा फॉर द पीपल जिनका 2 दिन बाद पेपर है, और जिनका कल पेपर है, रियली बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह यू पीपल विल एस। और जिन्होंने जनवरी अटैम्प्ट देनी है, सो वी हैव अवर ओन अवर सेशन। हमारा कंप्लीट सेशन होता है जिसके अंदर फर्स्ट एड के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जो कि मैंने खुद टीच किए हुए हैं डिटेल में, बुक की लाइंस विद कॉन्सेप्ट। और रफ़ीउल्लाह के लेक्चर्स हैं, एसके के लेक्चर हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी मिनिमलिस्टिक, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव टॉपिक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आपने बस सोचना है मैं पेपर कराया हूँ, मैं पास हूँ। छोड़े हैं कितने एमसीक्यूज में पास हूँ कि नहीं, बस पेपर के बाद आके गिनते रहे। देखो 140 वाला भी पास हो सकता है, 145 वाला भी पास हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ।